हाँ, तो भाई सभी लोग आ गए हैं हम फिर से एक नई क्लास के साथ में। और अपन अब तक राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश पूरा कर चुके हैं, काफ़ी लंबा था, 61.11% था भाई। तो अभी सेकंड पे आ गए हैं, जो सेकंड जो है हमारा अरावली प्रदेश, ये पढ़ेंगे। ये पढ़ने से पहले हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, अर्ध शुष्क मरुस्थल जो किया था, उसका एक ले लेते हैं छोटा सा रिकैप। ठीक है, फिर अपन स्टार्ट कर देंगे ये अरावली। तो चलते हैं भाई, ऊपर चलते हैं। हमने क्या देखा था अर्ध शुष्क मरुस्थल में? ये तो कुछ मैंने आपको जो अपडेट्स कराए थे वो थे कि 18 करोड़ वर्ष को 180 मिलियन लिखना है आपको। साथ ही साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मरुस्थल का जो मार्च है वो कैसे हो रहा है, वो हरियाणा की तरफ हो रहा है, राजस्थान से हरियाणा की तरफ जा रहा है मरुस्थल। बरखान का भी मैंने आपको बताया था कितना से कितना सेंटीमीटर आइसो हाइट पे ये मेनली आपको पाया जाता है। साथ ही साथ में मैंने आपको ये भी बोला था कि शुष्क मरुस्थल को बोलते हैं राठी प्रदेश, जबकि अर्ध शुष्क मरुस्थल को क्या बोलते हैं? क्या आप गैस कर सकते हैं? वैसे तो आपकी स्क्रीन पे भी आ गया है ये, बड़ी जल्दी आया। ठीक है भाई, बांगड़ प्रदेश या बांगड़ रीजन। बांगड़ में भी मेनली किसको बोलते थे? बांगड़ रीजन। ये बोलते थे हम शेखावाटी प्रदेश को। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं भाई। ये शुष्क मरुस्थल जो है वो 25 सेंटीमीटर के इधर था, और 25 से 50 के बीच में हमने बोला था कि अर्ध शुष्क मरुस्थल आता है। या फिर हमने एक दूसरा नाम भी दिया था, शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच वाला पार्ट। दो बात ये बोली थी। फिर इसके अंदर हमने ये भी देखा था कि अर्ध शुष्क मरुस्थल जो है वो जलवायु का ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है, क्योंकि इसके इधर वाली साइड में शुष्क मरुस्थल है जो कि एकदम से क्या बोलते हैं उसको, शुष्क है। और दूसरी तरफ उप आर्द्र कंडीशंस है, फिर उसके बाद में आर्द्र कंडीशंस आएंगी। तो ये संक्रमणकारी जोन जो है उसकी तरह कार्य करता है। इसमें क्लाइमेटिक डिफरेंसेस जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है कि क्लाइमेट का डिफरेंस आ रहा है ना। शुष्क से हम किसकी तरफ जा रहे हैं? आर्द्र की तरफ जा रहे हैं। तो बीच में कौन पड़ रहा है? अर्ध शुष्क। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि ये वेरिंग क्लाइमेट है यहाँ पे। और फिर हमने एक एक्सटेंशन देखा था कि मेनली भी इसका एक्सटेंशन कहाँ है। तो आपके सामने काफ़ी सारे ज़िले लिखे थे, इसमें से नए वाले ज़िले भी हमने मेंशन कर लिए। आप क्या ज़िले वगैरह पढ़ रहे हो क्या भाई? ये बताओ, नए ज़िले कितने के याद कर लिए, कहाँ तक याद कर लिए, मुझे बताओ आज। फिर हमने उसके बाद में सेमी एरिड डेजर्ट जो है उसके 4 पार्ट्स है वो बनाए। घग्गर बेसिन जो है सबसे पहले आता है, फिर शेखावाटी वाला आता है, फिर ये लूनी बेसिन, ये नागौरी उच्च भूमि जो है उसके बाद में लूनी बेसिन। ठीक है, जिसको लूनी जवाई भी लिखा हुआ आता है कई बार। जवाई लूनी की सबसे इम्पोर्टेंट सहायक नदी है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने घग्गर नदी के ये घग्गर बेसिन के बारे में स्टार्टिंग से देखा कि घग्गर नदी कैसे सरस्वती नदी पहले थी। ये किसका पार्ट है? ये योद्धेय जो क्षेत्र है उसका पार्ट आता है। गंगानगर हनुमानगढ़ इसका 75 जो परसेंट जो है वो घग्गर बेसिन के मैदान के ऊपर ही चला जाता है भाई। जलोढ़ मिट्टी है, काफ़ी उपजाऊ है, और यहाँ पे कृषि जो होती है वो इरिगेशन पे डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी भाई। फिर उसके बाद में कुछ टर्म्स देखी थी, नाली, ये काठी, बग्गी। इसको और डिटेल में हम जब रिवीजन करेंगे संडे को उसमें अपन देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में सफ़ेदा होगा, वो भाई सेम की समस्या रोकनी है तो, या फिर ये जो हॉलैंड के साथ में ये करा था इन्होंने एग्रीमेंट करा था जिसके बेसिस पे सेम की समस्या का निवारण करते हैं। फिर हमने सेकंड देखा था शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज वाला। इसमें हमने ये सीखा कि ये कैसे अंतः प्रवाह होता है। तो एक चूने की बहुत बड़ी पट्टी होती है शेखावाटी रीजन के अंदर, जिसके ऊपर पानी ऐसे बहता जाता है, इसके नीचे जा नहीं पाता। तो इसलिए अपवाद अंतर क्या बनता है? अंतः प्रवाह का। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट नदी हमने देखी थी कांतली नदी। हमने कांतली नदी देखी थी ना भाई। ठीक है, फिर उसके बाद में बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, वो मैंने आपको समझाया। और यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि बांगर क्यों कहा जाता है शेखावाटी प्रदेश को मेनली। ठीक है, और इसको कहते हैं ये भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही मत छोड़ देना। ओल्ड एलुवियल प्लेन्स, जो इसके प्लेन्स होते हैं ना, या फिर पुराने जलोढ़ मैदान। फिर कातली नदी जो है यहाँ की, ये इसके क्षेत्र बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि नाड़ी क्या होता है, जोहड़ क्या होता है। जोहड़ वाले बाबा कौन है? राजेंद्र जी जो हैं वो हैं। और उसके बाद में खेजड़ी का घनत्व भी शेखावाटी वाले एरिया में ज़्यादा मिलता है। सर क्या होता है हमने देखा था। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे कर करके, बीड़ भी देखा क्या तो क्या होता है। फिर फेरी क्वीन करके एक ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, ये चीज़ भी देखी थी। नागौरी अपलैंड जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? एक तो ये यहाँ पे खारे पानी की झीलें मिलती है राजस्थान में सबसे ज़्यादा, है ना। और उसके बाद में फ्लोरोसिस जो डिजीज़ है, दांत पीले हो जाना, हड्डी टेढ़ी हो जाना, कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी जो है, ये बांका बेल्ट बनाता है यहाँ पे। नागौर से लेके कहाँ तक बनाता है? अजमेर तक बनाता है भाई। और उसके बाद में हमने क्या देखा? हमने इसके भी सब टाइप्स देखे, मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी जो है, या जायल श्रेणी। फिर उसके बाद में हम आ गए थे लूणी जवाई बेसिन पे। लूणी जवाई जो बेसिन है ये सबसे बड़ा बेसिन है। हमने लिखा था ना कल ये। हाँ, तो लूणी जो बेसिन है ये सबसे बड़ा बेसिन है भाई, ये सर्वाधिक बड़ा, ये लिख रखा।
फिर उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे सैलाइन प्लांट्स होते हैं और क्या बोलते हैं उसको, बाड़मेर और बालोतरा वाले एरिया के अंदर सैलाइन प्लांट्स उगते हैं जिनको बोलते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है, लवणीय पादप। फिर नेहर रन के बारे में देखा, फिर नरसिंहपुर पहाड़ जो है वो कहाँ है, सोजत पाली में, और ये हिंगलाज का ये मंदिर वगैरह ये सब चीज़ें देखी। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये थोड़ा एक पूरा ही रिवीजन हो गया आपके लिए लास्ट क्लास का। अरावली क्या है भाई? अरावली एक पर्वतीय श्रृंखला है जो कहाँ से कहाँ शुरू होती है, वो सब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन अपन लेना स्टार्ट करते हैं भाई। तो आप हेडिंग लगाना बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ अरावली। ये हो गया भाई 5 मिनट में कल वाली क्लास का एक मोटा मोटा रिवीजन, ठीक है। तो इसके अंदर आप सबसे पहले एक लिख लीजिए, इसकी एज क्या है भाई। तो एज में हमने देखा था प्री कैम्ब्रियन पीरियड है। देखिए भाई एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें दे रखा था कि अरावली कैम्ब्रियन पीरियड काल की है। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि हाँ कैम्ब्रियन जैसा सा कुछ तो था, वो याद कर लो। प्री का अलग मतलब होता है भाई, प्री मतलब पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। और कोई भी इवेंट हो, जैसे मैं बोलूँ प्री कैम्ब्रियन या फिर मैं बोलूँ कैम्ब्रियन, फिर मैं बोलूँ पोस्ट कैम्ब्रियन, तो ये 3 डिफरेंट डिफरेंट काल हो गए भाई। तो ये है प्री कैम्ब्रियन, तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट मानना है और ध्यान से पढ़ना है। साथ ही साथ में ये 650 मिलियन ईयर अगो वाली चीज़ है भाई, यानी कि 650 मिलियन वर्ष पुरानी, ठीक है। ये चीज़ भी आप इसके बारे में लिख लीजिए भाई। फिर उसके बाद में आप इसकी एक डेफिनेशन लिखिए छोटी सी, या परिभाषा लिखिए। ये एंशियंट है भाई, इट्स एंशियंट, ठीक है। एंशियंट को आप ब्रैकेट में लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। हिंदी में आप लिखिए इट्स एंशियंट को हिंदी में लिखिए यह बहुत पुरानी है, ठीक है, एंशियंट। और इसके ब्रैकेट में आप भी लिख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड को लिख लीजिए, समय के आधार पर, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आप इसके बारे में लिखिए ये एक फोल्डेड माउंटेन है भाई। आप इंग्लिश में जो लिख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ एक बार, इट्स एंशियंट, फिर ये ब्रैकेट वाली चीज़ लिख के कोमा लगाइए, फोल्डेड माउंटेन। अब फोल्डेड माउंटेन क्या होता है मैं आपको समझा दूँ। आपने घर में जो बेड शीट होती है उसके कई बार सलवटें पड़ जाती है, तो वो एक प्रकार का उभार सा नहीं है क्या भाई, तो ये फोल्ड होता है एक प्रकार का, इसको बोलते हैं वलित पर्वत। हिंदी में आप लिखिए, आपने ये लिखा ये बहुत पुरानी और वलित पर्वत, कोमा लगा के वलित, वलित मतलब ये फोल्ड बन गया। कैसे बनता है भाई, दो प्लेट्स आपस में टकराती है, वो एक पार्ले जी बिस्किट वाला एग्जांपल हमने देखा था, तो वो एक उभार ऊपर बन के आ जाता है, एक फोल्ड सा बन के आ जाता है, उसको बोलते हैं फोल्डेड टाइप का पैटर्न, उसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन या फिर वलित पर्वत। इसके ब्रैकेट में आप लिखना यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे लिखना था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, और यहाँ पे लिख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। इंग्लिश वाले लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, हिंदी वाले लिखिए निर्माण के आधार पे, ठीक है। दो चीज लिख ली हमने। फिर तीसरी बात हम लिखेंगे कि ये रेसिड्यूअल माउंटेन है, ठीक है। ये रेसिड्यूअल माउंटेन्स है या फिर इसको बोलेंगे अवशेषित पर्वत श्रृंखला। पर्वत और पहाड़ी के अंदर आपको डिफरेंस पता ही है, पर्वत श्रृंखला है भाई, माउंटेन रेंज, जिसके ब्रैकेट में आप लिख लेना एट प्रेजेंट। ये मैं बताता हूँ आपको मैंने क्यों लिखवाया है एट प्रेजेंट को, आप हिंदी में लिखिए वर्तमान में, वर्तमान समय अनुसार। ये देखिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि अरावली जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड इट्स एंशियंट, यानी कि टाइम पीरियड के हिसाब से सबसे पुरानी टाइप की है। तो ये सही हो गया भाई, स्टेटमेंट के अंदर आपको पूछ लिया जाता है, या फिर आपको स्टेटमेंट में पूछता है कि निर्माण के आधार पे ये फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड के अलावा भी कई होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, वो हम पढ़ते हैं फिजिकल जियोग्राफी में, जिसमें वर्ल्ड की जियोग्राफी भी मतलब ओवरऑल फिजिकल जियोग्राफी आती है, जिसमें हम धरती का ये जितनी भी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरीज जो हैं, या फिर ये एल्फ्रेड वैगनर वाली जो थ्योरी है वो डिटेल में पढ़ते हैं। फिर ये रेसिडुअल माउंटेन है किसके बेसिस पे, वर्तमान के हिसाब से, ठीक है। तो 3 तरीके से इसकी डेफिनेशन हमने दे दी और तीनों इसके ऊपर फिट बैठती है। अब इसकी टोटल लेंथ देखिए उससे पहले एक बार इसका आप डायग्राम बनाओ, ताकि उसके बेसिस पे हम इसको समझ लेते हैं भाई। अब हमारे पास ये आ गया राजस्थान का मैप,
हमें किससे मतलब है? मरुस्थल से हमें अब कोई मतलब नहीं है एक बार को। अब हमें मतलब है अरावली से भाई। ठीक है, अरावली में अगर मैं ये लिख दूं, ये वाली चीज़ यहाँ पे अगर मैं बना दूं, तो आपको इसको समझना है कि ये अरावली की टोटल लेंथ की बात कर रहा है भाई ये बंदा। हमने राजस्थान के मैप के बाहर गए हैं, इधर भी गए हैं, उधर भी गए हैं, तो ये राजस्थान के पहले भी है और राजस्थान के बाद में भी है, लेकिन राजस्थान में तो ये पूरी पूरी है ना। राजस्थान को लगभग 2 बराबर हिस्सों में काट रहा है डायगोनली, विकर्ण के रूप में। तो हम देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले तो ये जो मैंने ब्लू लाइन लिखी है, इसके ऊपर आप कहीं लिख देना 692 किलोमीटर्स। ठीक है, 6 को उल्टा कर दिया 9 और फिर उसके बाद में लगा दिया 2, तो 692 किलोमीटर की ये टोटल लेंथ है भाई इसकी। ये यहाँ से जो स्टार्ट होती है, ये गुजरात का ही एक शहर आता है, गुजरात आप यहाँ पे लिखेंगे, गुजरात के एक शहर पालनपुर से ये जाती है दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक। रायसीना पहाड़ी, पहाड़ी। अब अपन एक बार के लिए पहले ये लिख लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगा। कहीं पे तो मैं पहाड़ बोल रहा हूँ, कहीं कहीं पे मैं पर्वत बोल रहा हूँ, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। लेकिन ये जो रायसीना पहाड़ी है ना, इसके यहाँ पे पास में एक छोटी सी लाइन इन्फॉर्मेटिव लिख लेना, राष्ट्रपति भवन है भाई यहाँ पे। ये रायसीना पहाड़ी जहाँ पे खत्म होती है ना, ये मतलब मैं ऐसे कहूँ कि अरावली की पूरी रेंज जहाँ पे खत्म होती है, वो रायसीना पहाड़ी है दिल्ली वाली, और उसी के ऊपर बनाया हुआ राष्ट्रपति भवन। तो आप ये चीज़ भी लिख लेना भाई, राष्ट्रपति, रा से रायसीना, रा से राष्ट्रपति भवन, यहीं पे भाई। ठीक है, ये तो हुआ पूरी अरावली की स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में राजस्थान में कितना है, तो राजस्थान के लिए मैं अलग से कौन सा पेन यूज़ करूं, मैं ये पिंक वाला पेन यूज़ कर लेता हूं। इस पिंक वाले पेन के थ्रू हम क्या समझा देंगे कि भाई इसकी राजस्थान में तो इतनी ही लेंथ है, दिखती सी बात है। ये राजस्थान में इसकी जो लेंथ है, आप इसको लिखना 550, 550 किलोमीटर। ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक खत्म हो जाती है। यहाँ से जो शुरू होती है, इसका पार्ट है, ये जो है सिरोही का पार्ट है, ये सिरोही का पार्ट है। मैं इसको एस से लिख देता हूँ, आपको मैं बाद में लिखवा भी दूंगा। और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, ये झुंझुनू का पार्ट है, जिसको मैं जे से लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसको बोलते हैं खेतड़ी। खेतड़ी में खदानें हैं भाई तांबे की, बहुत ज़्यादा। खेतड़ी बहुत फेमस है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी है जहाँ पे तांबा वांबा निकाला जाता है। और यहाँ पे है हमारा खेड़ ब्रह्मा, इसके ब्रैकेट में आप लिख ही लीजिए झुंझुनू, JJN, झुंझुनू। ठीक है, और इसके यहाँ पे लिख लीजिए आप खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा, सिरोही का है भाई। हमने क्या लिखा अब तक, ये समझ में आया क्या आपको? अरावली जो है पूरे राजस्थान में न होते हुए, राजस्थान से पहले गुजरात में भी है, फिर ये खेतड़ी के जस्ट पास में हरियाणा टच करता है, और उसके बाद में दिल्ली तक जाती है। तो गुजरात से दिल्ली वाली रायसीना मतलब जो लिखी है, उसके अंदर डिटेल्स में हमने क्या लिखा कि 692 किलोमीटर की तो है। 6 के बाद में 9 को उल्टा फिर 2, ठीक है। और ये इसमें गुजरात से लेके दिल्ली तक जाती है रायसीना पहाड़ी, दिल्ली वाली, और ये गुजरात वाली पालनपुर आ गया भाई। और यहाँ पे राजस्थान में क्या सीन है, सिरोही से लेके झुंझुनू तक जाती है, जिसकी लेंथ कितनी है 550 किलोमीटर। मीटर नहीं आएगा, किलोमीटर ही आएगा, आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब अगर अपन मैथ निकाले थोड़ी बहुत कि 550 जो है किलोमीटर्स, वो 692 का कितना परसेंट है भाई, तो सिंपली इसको 100 से इंटू कर दो। मैं आपके पीछे आ रहा हूँ, एक सेकंड हट भी जाता हूँ। तो इसके बाद में इसका आंसर लगभग निकल के आता है 79.47 समथिंग। तो ये तो इसका एक्चुअल डेटा है, लेकिन एग्जाम में कई बार रफली भी कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो 79 ये लगभग 80 के बराबर ही है। तो दोनों डेटा आप लिख लेना भले, लेकिन 79.47 को याद रख लेना, उससे 80 भी समझ जाओगे। दोनों लिख लेना भाई। तो ये चीज़ है भाई हमारी थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स अबाउट इट। इसकी एक डिटेल में एक चीज़ और रह जाती है, अब इसको ना अलग से लिखवाने की ज़रूरत है क्या, कि ये राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है। खेड़ ब्रह्मा से लेके खेतड़ी तक है, खे से खे तक है भाई। तो आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सिरोही से झुंझुनू तक जाएगी, एक जिला तो इधर वाला एक उधर वाला, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होके ये जाती है दिल्ली के रायसीना। रायसीना पे क्या है, राष्ट्रपति का क्या है, भवन। और 692 कैसे है, 550 कैसे है, 79 पॉइंट ये मेरे पीछे जो है, ये परसेंट कैसे आपको पता चला। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ,
कि इस पहाड़ियों में ये जो एक पहाड़ नहीं है भाई अरावली का, ये पूरा पहाड़ नहीं है, बहुत सारे पहाड़ है इस डायरेक्शन में। ये जो ब्लू वाली जो चीज़ है ना, अगर मैं इसको एक बार के लिए ख़राब करके दिखाऊँ आपको, इसमें बहुत सारी पहाड़ियाँ भाई, अलग 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 छोटे 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 पहाड़ियाँ हैं। ये वाली चीज़, तो ये जो चीज़ है, ये मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, एक नहीं है। तो किसी की हाइट ज़्यादा है, जैसे गुरु शिखर है सबसे बड़ा है, या फिर इसमें निम्नतम वाले भी है, अलग 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 हाइट, अगर उन सबको जोड़ दें और टोटल नंबर से डिवाइड कर दें, अपन बचपन में सीखते थे ना, तो एक एवरेज निकल के आता है, एक औसत मान निकल के आता है। ये औसत मान इसका कितना है, तो इसका औसत मान जो अरावली की जो औसत हाइट है, वो हमारे पास में निकल के आएगी। आप यहीं पे कहीं पे लिख लेना स्टार लगा के, एवरेज हाइट ऑफ अरावली, या औसत अरावली की औसत ऊंचाई लिखना हिंदी में, ऑफ अरावली। मैं पीछे आ रहा हूँ, मतलब मेरे पीछे आ रहा है, मैं नहीं पीछे आ रहा। तो ये कितनी निकल के आती है हमारे पास में, ये निकल के आती है 930 मीटर। यहाँ पे मीटर है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, मीटर है मीटर है मीटर। लेकिन पहले कितनी हुआ करती थी, ओल्ड के अकॉर्डिंग ये होती थी लगभग 2700 मीटर। अब 2700 मीटर, अब एक बार तो इसको लिखिए, फिर मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ। 2700 मीटर 1000 से तो ऊपर है, यानी कि ये पर्वत है। ओल्ड मैंने लिखा, यानी कि लगभग प्री कैम्ब्रियन टाइम के समय जब बनी थी, तब इसकी हाइट कुछ ऐसी रही होगी। लेकिन होता क्या है, टाइम के साथ साथ में एक तो विदरिंग होती है, अपरदन होता है, हवा की वजह से हो सकता है, या फिर वो जो हमने कल हिमानी वाला एक जो देखा था कल परसों, जिसमें वो बाप बोल्डर्स बनते थे फलौदी के अंदर, वो भी तो बर्फ भी तो जमती है। इतनी ऊंची हाइट पे 2700 मीटर हाइट पे है, वहां पे हिमानी भी जमेगी, वो नीचे टूटेगी, तो साथ साथ में पहाड़ को भी तोड़ते हुए चलेगी। और उसके साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी होती है सॉरी, कि नदियाँ निकलती है, पहाड़ जो होता है उसके ऊपर जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है, उसके साथ में पानी जाता है नीचे, तो वो उसी के साथ में पहाड़ को भी निकालते हुए चलता है, पानी अपना रास्ता बनाता है। आपने देखा होगा ना, ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बात भी होती है कि पानी में वैसे तो कोई ताकत नहीं होती, देखने को काफ़ी कोमल होता है, लेकिन वो पहाड़ को भी ऐसे पूरा का पूरा तोड़ के निकल जाता है, चीर के निकल जाता है। तो वो कंसिस्टेंसी पे मैटर करता है भाई। तो आप एक बार ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई आपने अगर लिख लिया है तो हम आगे चल लेते हैं। आगे हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम सबसे पहले अरावली जो है उसका एक बेसिक इंट्रो ले चुके हैं। अरावली का ओरिजिन जो है वो अब देख लेते हैं। आप एक छोटी सी हेडिंग और डाल दीजिए, ये जो ओरिजिन है, उत्पत्ति जो है अरावली की कैसे हुई, आप वो देख लेते हैं हम एक बार। तो जो एम हेरोन है, एम हेरोन कौन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? एम हेरोन वो ही है जिन्होंने अरावली की सबसे पहले एक विस्तृत स्टडी करी थी, आधारभूत जो इसकी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें दी थी। एम हेरोन ये बताते हैं कि जैसे एक बार मैं आपको समझाऊं, ये भारत का मैप है भाई, ये इंडिया है, राजस्थान नहीं है, ये भारत है, ठीक है। तो यहाँ कहीं है हमारा राजस्थान, अगर मैं राजस्थान बनाऊँ, अभी हमें मतलब है अरावली सीखने से, तो यहाँ कहीं लक्षद्वीप पड़ता है, LAKSH, लक्षद्वीप पड़ता है। तो इस लक्षद्वीप के ही पॉइंट पे यहाँ पे कोई एक मिनिकॉय आइलैंड है, आप लिखना स्टार्ट में एक छोटा सा डायग्राम बना लेना, मिनिकॉय आइलैंड, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। तो आप देखना कि ये बताते हैं, वैसे आपको पता ही है दो पर्वतमाला कैसे बनती है, पर्वत कैसे बनते हैं, दो पार्ले जी के बिस्किट टकराते हैं तब बनते हैं, ठीक है। तो वैसे ही दो प्लेटें टकराती है तब जाके हमारा ये निर्माण होता है इसका, अरावली पर्वत श्रृंखला का। तो कौन सी प्लेट टकराती है, तो एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आता है, यूरेशियन जो प्लेट होती है वो उसके सरकने से, उसके टकराने से निर्माण होता है हमारे इसका अरावली पर्वतमाला का, ठीक है। और होता कहाँ से स्टार्ट, कौन कौन सा पॉइंट है इसका, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। और ये जो पोर्शन है ना, जितना भी इधर एक सागर पड़ता है भाई, इसको बोलते हैं अरब सागर, और इधर ये ना बंगाल की खाड़ी वगैरह ये सब है। अगर इसका सही डायग्राम बनाए ना भारत का, तो यहाँ कहीं पड़ेगा वो बंगाल की खाड़ी, जिससे हमें एक बार के लिए मतलब नहीं है, हमें अरब सागर से मतलब है। तो मैं अरब सागर लिख देता हूँ यहाँ पे, अरब सी या सागर। यहाँ से ये जो मिनिकॉय आइलैंड जो है लक्षद्वीप के पास में,
यहाँ से ये पर्वत श्रृंखलाएं चलती हैं। एम हेरोन के अकॉर्डिंग ये माना गया है, जो ऐसे करके राजस्थान में भी घुसती है और ये दिल्ली तक जाती है। तो ऐसे करके हमारी किसका, अरावली का निर्माण हो गया। अगर मैं थोड़ा सा इसको सही बनाऊं तो अगर ये राजस्थान है तो थोड़ा बहुत गुजरात में भी दिख रहा है अभी। तो ऐसी है हमारी अरावली की पर्वत श्रृंखला, जिसका निर्माण किसकी वजह से हुआ है, अरब सागर में हुआ है। इसलिए अरब सागर को अरावली का क्या माना जाता है, पिता, अरावली का पिता। हिंदी इंग्लिश में लिख लीजिए, फादर ऑफ अरावली का पिता। या फिर इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है कि ये अरावली का गर्भगृह है, अरावली का गर्भगृह। भाई गर्भगृह को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यूटेराइन चैम्बर, यूटेराइन चैम्बर लिख लीजिए आप। वैसे गर्भगृह याद रख लीजिए, इतनी हिंदी तो आपको आती भी है, ठीक है, लिख लीजिए भाई यूटेराइन चैम्बर। ऐसा कोई इतना आएगा नहीं, आपको गर्भ भी समझ में आता ही है। तो ये वाली चीज़ है, ये एम हेरोन ने बताया हमें। इनके अकॉर्डिंग ये अरावली का पिता कौन हो गया, अरावली का पिता हो गया अरब सागर। अब अपन अरावली की एक इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे अरावली के मेन पॉइंट्स पे। अरावली जो है राजस्थान में, अगर ये राजस्थान का मैप है, अच्छा चलो यहीं पे नहीं, ऊपर ही बता देता हूँ मैं आपको, आप वहाँ पे ही मेंशन करिए ताकि आपको समझ में भी आए। यही वाले डायग्राम में जब आप यहाँ पे लिखते हैं एन, यहाँ पे लिखते हैं एस, एस यानी कि साउथ, उत्तर और दक्षिण, उत्तर यहाँ पे मैं पश्चिम लिख देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा पूर्व। तो आप खुद मुझे बता दीजिए अरावली की जो डायरेक्शन है वो कैसे, कहाँ से कहाँ जा रही है अरावली। तो अरावली हमारे पास में जा रही है दक्षिण पश्चिम से। आप एक छोटी सी हेडिंग यहीं पे लगा लेना, डायरेक्शन ऑफ अरावली, अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से ये जा रही है हमारी उत्तर पूर्व की ओर। अब आपको दिशा ज्ञान हो चुका होगा शायद, तो ये अरावली की डायरेक्शंस है, आपने लिख ली होगी। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। अब अरावली के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक अरावली का एक बेसिक सा डायग्राम बना लीजिए, ताकि आपके एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहो तो कॉर्नर में। ये राजस्थान का बहुत गंदा सा मैप था। चलिए भाई, एक बार के लिए राजस्थान का मैप समझ लो। यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान वाले पोर्शन से मतलब है। अच्छा एक चीज़ ये देखना, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है आप भी एज इट इज़ बनाना, क्योंकि इसमें ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा मैंने चौड़ा दिखाया है, तो आप भी ये वाला पोर्शन चौड़ा ही रखना। डायग्राम को ऐसे हर कैसे मत बनाना खुद की मर्जी से। इससे भी क्या कंसेप्ट बनता है कि हाँ हमने कभी जब जब भी अरावली बनाई तब इस वाले पोर्शन को चौड़ा रखा, तो ये ध्यान में रखना भाई। ये वाला पोर्शन हमने बोला था बेसिकली नॉर्थ अरावली। नॉर्थ अरावली को कई बार नॉर्थ ईस्ट अरावली भी कह देते हैं, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन ही तो है, उत्तर पूर्वी अरावली। तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो आप नॉर्थ अरावली ही लिखे वैसे तो, लेकिन ध्यान में रखना भाई, कुछ और आ जाए तो ऐसे मत चमकना कि ये क्या आ गया। फिर सेकंड नंबर पे आता है मिड अरावली, तो मैं इसको लिख देता हूँ मध्य अरावली, आप लिख लो। फिर ये थर्ड नंबर पे जो सदर्न अरावली है, यानी कि दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो चाहे से। ये वाला पार्ट तो हो जाएगा ऐसे करके, ये वाला पार्ट तो हो जाएगा हमारे पास में आबू अरावली, या आबू ब्लॉक लिख लीजिए, आबू अरावली, ठीक है, आबू अरावली लिख लीजिए। और यहाँ पे आप लिख लीजिए मेवाड़ अरावली, मेवाड़ महाराणा प्रताप जी का मेवाड़ अरावली। यहाँ तक आप एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। फिर आप पहली पहली हेडिंग लिखेंगे ए करके, वो आप लिखेंगे नॉर्थ अरावली भाई। इनमें ना छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस है, आपको वो लिखनी है, और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नॉर्थ अरावली की अगर मैं बात करूँ, अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ख़राब करते हुए चलूँगा, आपको समझ में आए ताकि। ये देखिए यहाँ से झुंझुनू था, खेतड़ी से ही स्टार्ट होगा, यहाँ पे आके कहीं ना कहीं हमारी नॉर्थ अरावली खत्म हो जाती है। आप इसको डायग्राम को एक बार थोड़ा ढंग से देखते हुए चलना। तो इसके अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम झुंझुनू, ब्रैकेट छोड़ देना एक बार छोटा सा, फ्रॉम झुंझुनू टू, हमारे पास में क्या आ जाएगा, जयपुर। यहाँ कहीं आ जाता है जयपुर, जयपुर के भी ब्रैकेट लगा दीजिए। ये झुंझुनू के खेतड़ी, क्योंकि आपको ये वाला तो सस्पेंस बनाने का कोई सेंस ही नहीं है, खेतड़ी से ही खत्म होता है तो वही वाली चीज़ आएगी। यहाँ पे आता है सांभर,
सांबर क्या है? सांबर एक झील है। जब हम झील पढ़ेंगे इसके जस्ट भौतिक प्रदेशों के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो हम पहले वो ले लेंगे नदियों वाला। जलवायु भी पढ़ सकते हैं लेकिन हम नदियाँ लेंगे, नदियों के बाद झील लेंगे, फिर उसके बाद जलवायु पढ़ लेंगे। तो सांबर जो झील है ये खारे पानी की झील जो है, ये यहाँ तक का पोर्शन हमारा आता है नॉर्थ अरावली में। तो आप एक लाइन तो ये लिख लीजिए। फिर आप इसके साथ में सेकंड लाइन ये और लिखना कि इसकी एवरेज हाइट क्या है। एवरेज मैंने समझाया कैसे निकाल सकते हैं। इस एरिया में जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उन सब की हाइट्स को कैलकुलेट करके फिर उन्हीं के नंबर से डिवाइड कर दो। तो इसकी यहाँ वाली देखिए, मैंने बोला कि ये प्री कैम्ब्रियन काल में है, जब बनी थी तब 2700 मीटर की थी, लेकिन ये उसके कारण कितनी एवरेज कितनी रह जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ 930 रह जाती है, जिसमें से भी नॉर्थ अरावली तो और ही छोटी है, 450 रह जाती है। तो ऐसे करके भाई पहाड़ का ये पुराने हैं, ये हमें बताता है कि बहुत पुराने पहाड़ हैं, इसलिए कहीं तो इसको पर्वत लिख दिया जाता है, कहीं इसको पहाड़ियाँ लिख दिया जाता है, इसलिए इनके नामों में मत जाना ज़्यादा। तो फिर इसके बाद में हम एक और पॉइंट लिखेंगे, हाईएस्ट पीक लिखेंगे, सर्वोच्च शिखर या सर्वोच्च चोटी। हाईएस्ट पीक आप लिखो भाई इसके अंदर, वो आता है सीकर का रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ ये आगे थोड़ी और भी आएंगी 10:55, यानी कि 10:55 समझ लो, टाइम समझ लो 10:55, उस हिसाब से 10:55 मीटर। मैं आपके कंटेंट के आगे आ रहा हूँ। तो 10:55 मीटर जो है वो ये कहाँ पे है? रघुनाथगढ़ सीकर। तो आप ये इन्फॉर्मेशन भी लिख लीजिए। फिर उसके बाद में आप एक स्टार लगाना, आप इतना लिख लीजिए पहले। अब एक स्टार लगा के एक नाम लिखना, शेखावाटी निम्न भूमि, शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ, निम्न इंग्लिश वाले लिख लेना शेखावाटी लो हिल्स, निम्न पहाड़ियाँ यानी कि हिल्स। ये क्या है भाई? तो ये जो सांबर झील जो है ना, आप इसके अंदर लिखिए, सांबर झील से लेके आप लिखना हिंदी वाले लिखना, सांबर झील से झुंझुनू के सिंघाना तक। देखिए भाई जैसे खेतड़ी लिखा है ना, वैसे ही सिंघाना भी होता है, डाबला सिंघाना, ये सब ना मिनरल्स के अंदर इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सीकर का डाबला है जैसे, और झुंझुनू का सिंघाना है, ये सब किस में आता है वो मैं आपको जब मिनरल्स पढ़ेंगे तब ढंग से बताऊंगा। आप एक बार बस इतना ध्यान रखिए, झुंझुनू का कोई सिंघाना करके है। तो सांबर से लेके सिंघाना तक की जो पहाड़ियाँ हैं उनको शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ कहते हैं। साथ ही साथ में शेखावाटी की पहाड़ियों को तोरावाटी हिल्स भी कह सकते हैं भाई, तोरावाटी पहाड़ियाँ, तोरावाटी हिल्स भी कह सकते हैं शेखावाटी की पहाड़ियों को। शेखावाटी वाले एरिया में आता है इसलिए कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके बाद में एक इन्फॉर्मेशन और लिख लीजिए, एक्सटेंशन। आप अगर जिले देख रहे हैं तो आपको थोड़ा फ़ायदा होगा यहाँ पे। अब आप मुझे खुद बता दीजिए, ये जो अलवर जो होता है वो लगभग यहाँ कहीं आता है, तो कुछ एक पहाड़ियाँ इसकी भी इंक्लूडेड है भाई, ये अरावली के अंदर ही आता है। डायग्राम में भले ही मेरे से इतना ढंग से बना नहीं, सॉरी मैं अरावली लिख रहा हूँ, यहाँ पे अलवर लिखिए आप। एक्सटेंशन में सबसे पहले अलवर लिख लीजिए। अलवर से ही जो अलग किया गया है वो खैरथल तिजारा लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, खैरथल तिजारा लिख लीजिए। फिर भाई इसके साथ में आप लिख लीजिए कोटपुतली बहरोड जो है, कोटपुतली बहरोड जो हमारे से जयपुर से अलग किया गया कोटपुतली, ये एक जिला है भाई कोटपुतली बहरोड, और ये नए जिले हैं तो दोनों ही खैरथल तिजारा और ये वो भी लिख लेना। फिर इसके बाद में जयपुर भी आ गया भाई, और जयपुर के बाद में थोड़ा सा पार्ट दौसा का भी टच करता है, दौसा और सीकर है ही है क्योंकि ये शेखावाटी वाला एरिया है। और झुंझुनू का दक्षिण पूर्वी भाग आप लिखो तो लिख लो, बाकी कोई इतनी खास बड़ी बात है नहीं, तो आप इतना ही लिख लीजिए झुंझुनू। ये चीज़ हो जाती है हमारे नॉर्थ अरावली के एक्सटेंशन में। आपने यहाँ तक का समझा क्या भाई? देखिए मैं एक बार इस डायग्राम को अगर थोड़ा सा ख़राब करूँ, चलो ठीक है छोड़ो, यहाँ कहीं फिर से कर देते हैं इसको ख़राब। यहाँ कहीं लगभग अलवर पड़ता है, फिर उसके बाद में खैरथल तिजारा भी इसी का पार्ट था, फिर कोटपुतली बहरोड लगभग यहाँ कहीं पड़ता है, और फिर उसके बाद में जयपुर थोड़ा नीचे की तरफ पड़ता है, यहाँ कहीं आ जाता है भाई जयपुर, थोड़ा दूर अपन को चलना पड़ता है। दौसा जो है थोड़ा सा इधर पड़ जाता है, लेकिन दौसा के भी कुछ हिल्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, तो आप ये चीज़ भी देख लेना। और सीकर तो इसके अंदर मेन आता ही है, झुंझुनू इसके अंदर आता ही है। वैसे एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहाड़ तो बनाए हैं नहीं, एक लाइन खींच दी। तो फिर हम इसके लास्ट एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो चट्टानें हैं, देखिए कल अपन जब कवर करेंगे इसके बेसिक फीचर्स, चट्टानें यानी कि रॉक्स, अरावली के बेसिक फीचर्स, एक बार मैं सामने आ जाऊँ। अरावली के जब बेसिक फीचर्स देखेंगे ना अपन इसके, कि क्या क्या इसके फीचर्स है, तो हम देखेंगे कि इसमें दिल्ली सुपर ग्रुप का क्या रोल है,
और ये चट्टानें कौन सी हैं वो सब चीज़ें हम समझेंगे, वो भी AM हेरोन ने बताया था। तो यहाँ पे जो चट्टानें हैं ना, वो मुख्यतः किसकी बनी हुई है, तो वो क्वार्टजाइट की बनी हुई है, या तो क्वार्टजाइट या फिर वो फायोलाइट की बनी है, फायोलाइट। आप इसको हिंदी में देखना एक बार, क्वार्टजाइट, फायोलाइट, ठीक है। एक बार के लिए ये स्पेलिंग कंफर्म करनी पड़ेगी, फायोलाइट। आप एक बार लिख लीजिए, आप फिर मैं कंफर्म कर दूंगा। और फिर सेकंड नंबर पे आप अब हेडिंग डाल सकते हैं ये वाली, मिडल अरावली, मध्य अरावली। यहाँ तक का सीन क्लियर है क्या भाई? कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, यही पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इसकी सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा है, या फिर इसमें ये पूछ सकते हैं भाई शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक है। ये वाली भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो सांबर से हमने देखा था कहाँ तक है, सांबर से सिंघाना तक है ना, ऐसे ऐसे दोनों में। सांबर किसका है, जयपुर का है, सिंघाना किसका है, झुंझुनू का है। बी आप हेडिंग डालना, बी पे आप लिखो यहाँ पे मिड अरावली या फिर मध्य अरावली। मिड अरावली में आप क्या लिखेंगे, वही वाली बात की कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। पहले तो एक नाम वो लिख लीजिए, इसको अजमेर अरावली भी कहते हैं। अजमेर हमारे राजस्थान का हृदय है, मैंने आपको एक क्लास में बताया था। जो इम्पोर्टेंट है वो हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बताऊंगा। लेकिन ये अजमेर जो है बीच में भी आता है, लगभग नागौर के आसपास है। और क्या बोलते हैं उसको, मिड अरावली का अजमेर ही मेन पार्ट है, तो इसलिए इसको अजमेर अरावली भी कह सकते हैं। तो आप ये भी लिख लीजिए ब्रैकेट में। फिर आप लिखना स्टार्ट कीजिए ये कहाँ से कहाँ तक है। तो आप इसको लिख लीजिए, जहाँ से नॉर्थ वाली अरावली ख़त्म हुई थी उसी से तो स्टार्ट होगी। तो सांबर तक, जैसे मैंने बोला था खेतड़ी से लेके सांबर तक हमारी नॉर्थ अरावली है, तो सांबर से ही तो आगे चलेगी। तो जयपुर का जो है वो सांबर लिख लीजिए आप, फ्रॉम जयपुर सांबर टू, आप इसमें लिख लीजिए राजसमंद। राजसमंद जो जिला है उसके देवगढ़ तक भाई, यहाँ तक क्या है हमारी मध्य अरावली है। ये पहली लाइन आप लिख लीजिए इसके बारे में। फिर वही बात इसकी भी करेंगे। एवरेज हाइट पीछे हमने देखी थी 450 थी एवरेज हाइट, इसकी भी थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि अरावली की हाइट बढ़ रही है जैसे जैसे हम उत्तर से अपन दक्षिण की तरफ आ रहे हैं। तो मिड अरावली की हाइट क्या आ जाएगी हमारे पास में, 700 मीटर। इसमें सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो भी देख लो, हाईएस्ट पीक जो है वो भी देख लो। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो इतनी भी ज़्यादा हाई नहीं है। एक सेकेंड, हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, इतनी भी ज़्यादा हाई नहीं है। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए एक है टोडगढ़, आज की तारीख में ये ब्यावर में पड़ता है, पहले ये अजमेर में पड़ता था। तो आप इसकी हाइट लिख लीजिए 930 मीटर, 930 नहीं सॉरी 34, 34 मीटर। आप इसको लिख लीजिए ब्यावर में भाई, ये ब्यावर। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट और है तारागढ़, अजमेर के लिए भी लिखे भाई। तारागढ़ जो है उसकी हाइट कितनी है, 873 मीटर है भाई, किलोमीटर कभी भी मत कर लेना गलती से। अजमेर के अंदर है, AJR अजमेर, ठीक है। ये हमने बात लिख ली इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। और इस रीजन के अंदर एक चीज़ और होती है, दर्रा पास क्या होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप लिखिए यहाँ पे, मध्य अरावली में सबसे ज़्यादा दर्रे मिलते हैं, दर्रे ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है, या फिर इसको नाल भी लिख सकते हैं। इंग्लिश वाले लिखिए, मैक्सिमम पासेस आर फाउंड इन मिड अरावली, मैक्सिमम पासेस आर फाउंड इन मिड अरावली, ये चीज़ लिख लीजिए। फिर यहाँ के जो हिल्स होते हैं, यहाँ के हिल्स को बोलते हैं मेरवाड़ा हिल्स। क्या बोलते हैं आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ के पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं, यहाँ की पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। हिल्स ऑफ दिस रीजन, हिल्स ऑफ दिस रीजन आर कॉल्ड एज मेरवाड़ा हिल्स, ठीक है। आप ये वाली इंफॉर्मेशन भी लिख लीजिए, मेरवाड़ा हिल्स, ठीक है। एक सेकेंड रुकना भाई। हाँ तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम मेरवाड़ा हिल्स की बात, बीच में कॉल आ गया था सॉरी, मेरवाड़ा हिल्स की हम बात कर रहे थे। तो मेरवाड़ा हिल्स जो है ये इसको क्यों बोलते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इसका एक्सटेंशन लिखिए। बाद में बताऊंगा इससे मेरा मतलब है कि अभी बताऊंगा, पहले आप इसका एक्सटेंशन लिखिए। जैसे अब हमने नॉर्थ अरावली का लिखा था, वैसे ही आप इसका लिखिए। सबसे पहले तो अजमेर,
क्योंकि इसका नाम भी भाई मेन ये नाम इसका अजमेर अरावली है। फिर दूसरा ब्यावर लिख लीजिए भाई। तीसरे नंबर पे आप जयपुर भी लिखिए। चौथे नंबर पे आप लिखिए उत्तरी राजसमंद, उत्तरी या नदन राजसमंद, राजसमंद, ये चीज़ करिए भाई आप, ये लिख लो। फिर मैं समझाता हूँ आपको। होता क्या है कि ये राजस्थान का मैप है, एक बार के लिए समझिए। यहाँ पे कहीं पे पड़ता है हमारा मेवाड़। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। और ये जो उदयपुर राजसमंद या फिर ये भीलवाड़ा वाला एरिया जो है, ये आता है मेवाड़ के अंदर। ये वाला जो एरिया है ये आता है हमारा मारवाड़ के अंदर, यानी कि जोधपुर हो गया, पाली हो गया, ये सब जो है ये मारवाड़ के अंदर आते हैं। इन दोनों के बीच का जो भी ट्रांजिशन रीजन होता है वो यहाँ कहीं ये मध्य अरावली ही तो रोल प्ले कर रही है ना इसका। तो इसलिए यहाँ पे जो पाई जाने वाली पहाड़ियाँ हैं उनको बोल देते हैं मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। मेवाड़ का तो उठा लिया, ये मेरवाड़ा में जो भी नाम है मेरवाड़ा, इसमें मारवाड़ भी ले लिया और मेवाड़ भी ले लिया, इस तरीके से बनते हैं मेरवाड़ा। मेरवाड़ा हिल्स इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे उत्तरी राजसमंद आ रहा है जो कि मेवाड़ की साइड का है। फिर उसके बाद में ये जो ब्यावर अजमेर है ये सब किसके इंडिकेट करते हैं, इसके इधर क्या है, ये अरावली जो है इसके इधर क्या है, जोधपुर वगैरह ये सब है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मेरवाड़ा हिल्स। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या? फिर उसके बाद में एक चीज़ और लिख लीजिए, जैसे उसके अंदर लिखा था हमने चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को हिंदी में भी ग्रेनाइट ही कहते हैं। फिर एक पाया जाता है संगमरमर, साथ में मरने के लिए कह रहे हैं भाई, संगमरमर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई मार्बल। फिर उसके बाद में एक लास्ट चीज़ बच जाती है क्वार्टजाइट, जो पहले भी लिखा था क्वार्टजाइट, तो आप क्वार्टजाइट भी लिख लीजिए। ये हमारी हो जाती है मध्य अरावली। कुछ ज़्यादा इतनी भयंकर इन्फॉर्मेशंस नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो ही लिखाऊंगा मैं आपको। तीसरे नंबर पे आप देखिए, तीसरे नंबर पे हमारे पास में हेडिंग में आ जाता है सदर्न अरावली या फिर दक्षिण अरावली, आप लिखिए अरावली। दक्षिण अरावली का क्या सीन है भाई वो देख लेते हैं। जैसे हमने बोला था कि उत्तरी अरावली वो खेतड़ी से लेके कहाँ तक जाती थी, सांबर तक। फिर सांबर वाली उसको देखा था हमने, वो जाती थी सांबर से लेके राजसमंद के देवगढ़ तक। अब राजसमंद के देवगढ़ से ही स्टार्ट होगी तीसरे वाली भी। तो आप लिखना कहाँ से कहाँ तक भाई, तो आप लिखो फ्रॉम राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद के भी कहाँ, देवगढ़ से ये कहाँ तक जाएगी वो चीज़ लिखिए सिरोही तक। सिरोही में ही खत्म होता है ना काम इसका। सिरोही का भी खेड़ ब्रह्मा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये इस तरीके से हमने समझा और अरावली कहाँ से कहाँ तीनों वाली है। हमने पहले पूरा भी देखा, पालनपुर रायसीना देखा, खेड़ ब्रह्मा और वो भी खेतड़ी देखा। फिर खेतड़ी से लेके हम पहले सांबर तक आए, सांबर से देवगढ़ आए, देवगढ़ से फिर हम वापस खेड़ ब्रह्मा तक आ गए हैं। ऐसे करके हमने समझा है कि अरावली कैसे एक्सटेंडेड है पूरी की पूरी। इसके साथ में भी वही सेम चीज़ करो भाई, इसकी एवरेज जो हाइट है वो कितनी है वो लिखो भाई। औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है, 1000, लगभग पर्वत के बराबर, 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट है। पहले 450 के लगभग आई थी, फिर 700 समथिंग आई थी, फिर ये 1000 तक पहुंच गए हैं हम। यानी कि अब एक चीज़, एक स्टेटमेंट बनता है, आप देखिए इसको लिखवाने की ज़रूरत है क्या मुझे बताना, या फिर आप यहाँ पे पॉइंट बना के लिख ही लीजिए। अरावली की जो हाइट है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है। या फिर अगर एग्जैक्ट डायरेक्शंस बताएंगे तो अरावली तो ऐसे है भाई। आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि नॉर्थ और ये ईस्ट, साउथ वेस्ट, आपको ये भी पूछ ले कि नॉर्थ से साउथ अरावली की हाइट बढ़ती है या घटती है, ये भी आपको पता है। या फिर मैं ऐसे बोल दूं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ अगर जाएं तो अरावली की हाइट बढ़ती है या घटती है, तो आप ये भी बता सकते हैं, ईजी है। तो ये लगभग 1000 के आसपास क्या आती है एवरेज हाइट। फिर उसके बाद में इसकी हाईएस्ट पीक जब आप लिखोगे, हाईएस्ट पीक जो है, सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक आप लिखिए सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है भाई गुरु शिखर। अब गुरु तो सबसे ऊपर ही होता होगा, गुरु से ऊपर तो क्या ही होता है, तो गुरु शिखर लिख लीजिए, आपको याद भी रह जाएगा। और इसकी हाइट जो लगभग आती है वो आती है 1722 मीटर। अब एग्जाम वाले देखिए कितने अनोखे हैं, ये 1722 मीटर तो एग्जैक्ट ऊंचाई है इसकी। जैसे ये अगर मैं गुरु शिखर बनाऊं तो यहाँ से लेके ये है 1700 मीटर, 1722 मीटर, 1722 मीटर।
लेकिन यहाँ पे क्या लग रखा है, यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर के ऊपर एक झंडा है, उस झंडे तक की भी हाइट कई बार एग्जाम में कैलकुलेट करा के दे देती है, तो वो आ जाती है निकल के हमारे पास में 1727, यानी कि लगभग 5 मीटर की हाइट और बढ़ती है। आप ऐसा समझ लेना 3-5 लगा दिए अपने फालतू के से, तो 5 बढ़ा दिए और 1722 की जगह 1727 भी कई बार लिखा हुआ रहता है, तो मैं आपके पीछे नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसकी हाइट 1722 भी है और 27 कैसे है वो भी आपको पता चला। तो ये है भाई गुरु शिखर। अब गुरु शिखर की हाइट के बारे में एक खास बात ये भी है कि इसको मीटर में नहीं पूछ के इतने ठाले हैं कैसे कैसे, फिर आप सेंटीमीटर में भी पूछ लेना भाई, तो जितना पूछा है उतना तो हम लिख लेते हैं भाई। फीट के अंदर भी दिया जाता है, तो 56-50 फीट जो है वो है। थोड़े दिनों बाद में मीटर में सेंटीमीटर में भी पूछ लेना भाई, एक बार मेरा मन है पूछ लेना। तो अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं तो पूछ लेता भाई। तो ये गुरु शिखर है, इसके बारे में 1-2 डिटेल्स है वो यहीं पे लिख लो। हम कल जब वापस से आएंगे पहाड़ों के बारे में, तो पहाड़ियाँ जितनी भी हैं उनके नाम लिखेंगे, कल ख़त्म करने की ट्राई करेंगे पूरा पूरा, और कर भी देंगे। तो गुरु शिखर जो है उसके लिए आप एक इंसान का नाम लिखिए जो बार बार आपको परेशान करने वाला है, उसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। इनके तो भाई, इनको तो धोखा करो आप, इनके रोज ऐसे पूजा पाठ किया करो, यही आपकी राजस्थान जीके में नैया लगाएंगे, इतने इंपॉर्टेंट जगह जगह नाम सुने, मैं तो बताने नहीं वाला कौन है, बार बार सुनोगे आप, सुनना। जेम्स टोड जो है ये ब्रिटिशर है, इतना सा बता के छोड़ देता हूँ, आगे इतनी बार नाम आएगा ना आप दुखी हो जाओगे। तो गुरु शिखर के बारे में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने गुरु शिखर को देखा और ऐसे बोल दिया कि भाई ये तो गुरु माथा है, या फिर उन्होंने बोलिया तो संतों का शिखर है भाई, संतों का शिखर। कैसे भाई, ये सिरोही की साइड में पड़ता है ये आपका गुरु शिखर जो है, और यहाँ पे काफ़ी वो है पूजा पाठ करने वाले टाइप की मंदिर वगैरह ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है, इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई ये तो संतों का शिखर है, गुरु शिखर जो है वो संतों का शिखर है, गुरु को संत बना दिया ऐसे समझिए आप। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए ना तो ये मध्य भारत जो है, जैसे अगर मैं आपके सामने एक बार फिर से भारत का मैप बनाऊँ, राजस्थान नहीं है ये, भारत है, सबसे कच्चा तो भाई ऐसा ही बना सकता हूँ, लगभग यहाँ पे सिरोही है और ये मध्य भारत हो गया हमारा। तो मध्य भारत की सबसे ऊंची पीक भी यही है। आप गुरु शिखर के लिए एक यहाँ पे लिख लीजिए, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, या फिर आप इंग्लिश में लिखना हाईएस्ट पीक ऑफ मिडल इंडिया, या मिड इंडिया, मिडल इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ मिडल इंडिया आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में एक चीज़ और कह सकते हैं हम कि ये जो है आपकी जब ये राजस्थान की सबसे हाईएस्ट पीक है, समझना मेरी बात, और पहाड़ पे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, तो राजस्थान के लिए तो सबसे ठंडा जो जगह है वो यही होगी। तो आप इसके एक लाइन और यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब जहाँ पे भी आपके पास में जगह है, ये राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान, ऐसे करके लिख लीजिए। तो थोड़े फालतू फालतू के फैक्ट्स है, ऐसे क्वेश्चन से एग्जामिनर खुद बचता है, बट फिर भी आपको एक लॉजिक के साथ में बताया है तो आपको याद भी हो जाएगा। कोई ऐसे रटने के लिए थोड़ी कहा कि भाई ये भी रट लो वो भी रट लो, नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको फर्दर 2 पार्ट्स में हमने पहले भी डिवाइड किया था, अब भी डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन अब इस बार थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लिखिए भाई, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हिंदी में लिखिए, इसको फर्दर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बस अब आप सुनिए क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे आबू अरावली। आबू अरावली को ही आप दूसरा नाम और देंगे, इसको कहते हैं अरबुद अरावली, ठीक है। अर्बुद, अर्बुदा माता का मंदिर है इधर, तो इसलिए अर्बुद हो गया ना ये तो, अर्बुद, अर्बुदा माता का मंदिर है इसलिए अर्बुद अरावली भी इसको कह देते हैं भाई। मेरवाड़ा अरावली किसको कहते हैं भाई, याद हुआ क्या? ये वाला पोर्शन जो है ये लगभग आता है सिरोही और पाली में, तो आप इसके बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए, मेनली इन सिरोही एंड पाली। आप लिखिए भाई, मेनली इन सिरोही एंड पाली, हिंदी में लिखिए, मुख्यतः सिरोही तथा पाली में, औरों में भी है, औरों में भी है, लेकिन मुख्यतः किसमें है, सिरोही तथा पाली में। लिखिए भाई, लिखिए लिखिए। फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, जब संरचनाएं देख रहे थे हम मरुस्थलों में, हमने देखा था कि एक अगर ऐसे गुंबदाकार या फिर एक ऐसी स्ट्रक्चर हो
जमीन पे एक ऐसी पहाड़ी सी बनी हुई हो जिसको हमने बोला था इंसलबर्ग, इंसलबर्ग बोला था। तो इस आबू अरावली को इंसलबर्ग, आबू अरावली के ऊपर जो आबू का ब्लॉक है, आबू पर्वत जो है, मेन तो इसका आबू पर्वत ही है, आबू ब्लॉक या आबू पर्वत खंड, हिंदी में लिखिए आबू पर्वत खंड, पर्वत खंड। तो पर्वत खंड कुछ ऐसा सा दिखता है और ये पठार की फॉर्म में भाई। तो मैं इसका बेस अगर ऐसे बना दूं ना तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रुकना, मैं इसको ढंग से बना दूं। ये इंसलबर्ग तो ठीक है, आपको समझ में आया। इंसलबर्ग क्या होता है वो हमने देखा था ना, द्वीपीय पर्वत। इंसल का मतलब क्या होता है और बर्ग का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। इंसल का मतलब होता है आइलैंड होता है, बर्ग का मतलब क्या होता है माउंटेन होता है। तो वो चीज़ हमने देखी थी। तो ये आइलैंड जैसा और इसके ऊपर बसा हुआ है हमारा। चलिए एक बार के लिए रुकते हैं। ये चीज़ जो है ये इंसलबर्ग जैसी तो दिख रही है, आप लिख सकते हैं कि आबू ब्लॉक जो है, आबू का पठार, ये जो ये आबू पर्वत जो है आबू अरावली के अंदर, ये आबू पर्वत जो है ये इंसलबर्ग के जैसा है। इसको इंसलबर्ग की संज्ञा दी जाती है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर सिंपली इंसलबर्ग लिख लीजिए ये डायग्राम सा बना के। और दूसरी बात आप इसके बारे में ये लिखेंगे कि ये बैथोलिक स्ट्रक्चर है। क्या है ये? बैथोलिक स्ट्रक्चर। अब बैथोलिक क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ आपको। होता क्या है आप जो भी ज़मीन देख रहे हैं वो बेसिकली लावा वगैरह के जमने से बनती है। ज़मीनें जो होती है, नीचे चट्टानें जो होती हैं वो पहले पिघलती है। वो चट्टानें पिघलने के बाद में लावा बनती है, लावा बन के वो बाहर निकलती है आग्नेय चट्टानों के रूप में। सबसे पहले वो बाहर निकलती है, फिर बाद में वो जब जम जाती है तो इग्नियस रॉक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जब वो जम जाती है तो एक प्रकार से लेयर का निर्माण करती है, ज़मीन का निर्माण करती है। वैसे ही होता क्या है आप समझना अभी। अब ये आप बैठे हैं जहाँ, उसके ये आपका घर है भाई। घर के नीचे, बहुत नीचे जाके लावा जो है वो मेल्ट हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारा लावा है। तो मैं इसको आपके कंसेप्ट बनाने के लिए समझा रहा हूँ भाई, समझ लो कि मुझे बैथोलिक समझाना है क्या होता है। ये लावा है भाई, ये ऊपर भी उठने की ट्राई कर रहा है। ये धीरे धीरे अपनी जैसी भी मर्जी है वैसे जमता है। ये फाइल की फॉर्म में जमता है, ये शीट की फॉर्म में जमता है, उनके अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन अगर लावा, यही लावा जमीन के एकदम अंदर ऐसे गुंबदाकार फॉर्म में जम जाए तो ऐसे लावा के जमी हुई इग्नियस रॉक को क्या बोलते हैं? बैथो बैथोलिक, एक सेकेंड, बैथोलिथिक। लिथिक वर्ड जो है वो पत्थर के लिए यूज किया जाता है, लिथ। तो बैथोलिथिक स्ट्रक्चर बनती है। ये बैथोलिथिक स्ट्रक्चर जो होती है वो इसकी ऐसी सी नहीं दिख रही क्या आपको? ये देखिए, पर ये जमीन के बाहर है लेकिन फिर भी इसको संज्ञा तो वैसी सी दे दी। सिंपल सी बात है। तो इसलिए इसको जो अर्बुद अरावली है या आबू अरावली है, इसमें मेनली क्या है कि आपका आबू ब्लॉक ही है, आबू खंड ही है, जिसके ऊपर आबू का वो शहर भी बसा हुआ है बड़ा सा। अपन आगे देखेंगे, जब अपन पठार लिखेंगे तब लिख लेंगे ये चीज़। तो आप अर्बुद अरावली या फिर आबू की जो अरावली है उसके अंदर आप ये लिख लीजिए, सिंपल सी बात, कि ये इंसलबर्ग की संज्ञा दी जाती है इसे। सेकंड आप लिखना कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो बैथोलिथिक स्ट्रक्चर होती है। बैथोलिथिक स्ट्रक्चर, बैथोलिथिक संरचना। आपको समझ में आया बैथोलिथिक क्या है? तो अपन आगे बढ़े। इतना सही था भाई इसमें। तो ये जो आबू की अरावली जो है, अर्बुद अरावली, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं भाई। मैंने आपको ये बता ही दिया था, सिरोही और पाली में मुख्यतः ये है फैली हुई। फिर सेकंड आप हेडिंग डालेंगे, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो है मेवाड़ अरावली। ये जो अपन ने बनाया था राजस्थान का मैप, मैं एक बार फिर से बना दूं एक बार आपके सामने। ये भी राजस्थान का एक रफ सा मैप है, ठीक है, थोड़ा गंदा ही बन गया। इसमें यहाँ से अब अगर अपन सिर्फ इस पोर्शन की बात करें, इतने इतने पोर्शन की, तो यहाँ कहीं तो ले जाता है ये आबू वाला, आबू अरावली, ठीक है। और यहाँ कहीं हमारे पास में क्या आ जाता है, ये आ जाती है मेवाड़ अरावली। तो जो हमारा गुरु शिखर जो है वो भी आबू अरावली के ही जो श्रृंखलाएं हैं उसी का ही पार्ट है। लेकिन आबू अरावली में मेन क्या आता है, आबू ब्लॉक आता है, वो हम आगे देखेंगे। तो आबू अरावली जो है, इसके बाद में दूसरी हेडिंग है हमारी मेवाड़ अरावली। अब आप खुद देखिए, डायग्राम मैंने जो बनाया वो इंटेंशनली बनाया है। ये ज़्यादा फैली हुई किधर है? मेवाड़ अरावली की तरफ ज़्यादा फैली हुई है और इधर हाइट सबसे ऊंची है। तो मैं ये कह सकता हूँ सिंपली कि
आबू अरावली में तो सबसे ऊंची हाइट मिलेगी आपको, और अरावली की सबसे ज़्यादा चौड़ाई जो है वो आपको किधर मिलेगी, वो आपको देखने के लिए मिलेगी इधर मेवाड़ अरावली में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा था, जो आप देख भी सकते हैं। हो गई भाई, मेहंदी बन गई, बढ़िया है। तो इसके बारे में लिखना स्टार्ट कर देते हैं भाई। इसके बारे में सबसे पहले आप लिखिए मेनली इन उदयपुर एंड राजसमंद। राजसमंद लिखा आपने भाई, मेनली इन उदयपुर एंड राजसमंद, इतना सा लिखिए। फिर उसके बाद में इसकी हाईएस्ट पीक जो है, इसकी भी तो कोई हाईएस्ट पीक होगी ना, वो है जरगा। जरगा हिल्स जो है, जरगा एक बढ़िया जगह है, बायोडाइवर्सिटी बढ़िया है। तो आप ऐसे लिखेंगे, इसकी हाइट कैसे याद करते हैं, 14 लिखो, फिर 13 को ऐसे उल्टा लिख दो। ठीक है, ये याद करने का तरीका है भाई। शॉर्ट टर्म ट्रिक्स हैं, इन पे ज़्यादा इतना फोकस ना करें। कुछ बढ़िया इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बनेगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। जरगा हिल बेसिकली आता किधर है, उदयपुर में आता है, तो आप UDR करके जैसे भी आपको सही लगे उदयपुर लिख लीजिए। और ये क्या है, मेवाड़ अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक है, ये हमने लिख ही लिया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो चट्टाने हैं वो कैसी है। अब ये जो चीज़ हम देख रहे हैं, ये बेसिकली इसकी न होते हुए आप हेडिंग में यहाँ पे ये जो लिखा था ना हमने सदर्न अरावली, इसी के लिए हम लिख रहे हैं, सदर्न अरावली के लिए लिख रहे हैं कि यहाँ की चट्टानें कैसी कैसी है। तो एक तो यहाँ पे इसकी चट्टानें हैं वो है ग्रेनाइट, फिर से दूसरी हमारे पास में आ जाते हैं रायोलाइट। रायोलाइट, वो फाइलाइट वाली स्पेलिंग देखने देखने के बाद में मैं आपको करेक्ट करा दूंगा, रायोलाइट या फिर रायोलाइट। ये चीज़ आप इसके बारे में चट्टानों में लिखिए। फिर हम इसके एक्सटेंशन को देख लेते हैं भाई। अब बेसिकली हम देख लेंगे कि ये कहाँ कहाँ फैली हुई है। सदर्न अरावली की बात चल रही है, ये मेवाड़ अरावली की बात नहीं चल रही। मेवाड़ अरावली के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी कि इसमें जरगा जो है वो सबसे ऊंची है और ये सबसे ज़्यादा चौड़ा है। वो चीज़ हम आगे जब मेवाड़ की वो लिखेंगे ना, मेवाड़ की नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अरावली की विशेषताएं जब हम लिखेंगे तब हम देख लेंगे भाई ढंग से। एक बार के लिए आप एक्सटेंशन लिखिए। एक्सटेंशन में आप सबसे पहले लिखिए सिरोही। सिरोही से आपको पता चल रहा है किसकी बात चल रही है, आबू वाली साइड की अरावली की। पाली, पाली से भी इसी का पता चल रहा है। जालोर का भी आपको पता ही है मैप में किधर आता है, तो ये तो वैसे से बता रहा है कि भाई ये है। फिर उसके बाद में आप लिखिए उदयपुर। उदयपुर से ही जो टूटा था पार्ट उसको लिखिए सलूम्बर। सलूम्बर नया जिला है भाई, स्टार लगा लेना, और धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएंगे सारे जब आप पढ़ते रहोगे रेगुलर। राजसमंद लिखो भाई। उसके बाद में डूंगरपुर लिखो। ये बस आपको एक आइडिया देने के लिए है, एग्जैक्ट ऐसे नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पता हो कि राजसमंद किधर है, तो सदर्न अरावली का भी पता है आपको किधर है। या फिर मैं कहूँ सदर्न अरावली में राजसमंद आता है क्या, तो आप कह सकते हो कि हाँ आता है भाई। डूंगरपुर लिख लो, फिर भीलवाड़ा लिख लो। भीलवाड़ा के अलावा आप बांसवाड़ा भी लिख सकते हैं। चित्तौड़ लिख लो, चित्तौड़गढ़ जो है, यहाँ पे चित्तौड़ दुर्ग है भाई। और फिर एक प्रतापगढ़ और लिख लो। ऐसे करके फैली हुई है हमारी सदर्न अरावली। और ये भाई आप कंफ्यूज मत होना प्लीज़, कुछ एक से रिक्वेस्ट है मेरी, ये सदर्न अरावली के फीचर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें, वो पीछे चला गया। भीलवाड़ा के आगे कुछ नहीं लिख रखा है भाई, वो TLP जो भी लोगो आ रहा है ना, उसके बाद में मैंने बांसवाड़ा लिखा है, चित्तौड़गढ़ लिखा है और प्रतापगढ़ लिखा है। आप यहाँ तक लिखिए भाई एक बार। देखिए भाई, मुझे अरावली के मुझे आपको काफ़ी सारे फीचर्स भी लिखवाने हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा अलग से। हम आज अरावली का इंट्रो भी ले रहे हैं, अरावली के पार्ट्स भी पढ़ रहे हैं, हम आपको पूरा एक वो बना के दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि भाई हाँ अरावली तो ऐसी है। अब अरावली के जब आप फीचर्स पढ़ोगे कल, तब आप देखना आपको कैसे फट याद होंगे वो, वरना अभी मैं साथ साथ में बताता चलूंगा ना तो आपके लिए डबल काम हो जाएगा। इसलिए एक बार मैं पहले इसको इस तरीके से जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप पहले अरावली से अवगत हो जाए, अरावली कैसी है। बाकी इसकी जो मेन डिटेल्स हैं हम आगे लिखेंगे। अब आप एक हेडिंग लगाइए, प्लेटो, प्लेटोज ऑफ अरावली, या फिर अरावली के पठार लिखिए भाई। अरावली के पठार में भी सबसे पहला पठार लिखिए उड़िया का पठार, उड़िया प्लेटो।
उड़िया का पठार जो है वो क्या है, ये एक पठार है भाई। पठार क्या होता है, जैसे देखिए अब पहाड़ अरावली के अंदर कहाँ से पठार आ गए, अरावली जब भी बन रही थी, जैसे मान लेते ये एक पहाड़ था, यहाँ कहीं बीच में ऐसे ऊंचावच रह गया एक, और ये ऐसे करके फिर दूसरा पहाड़ आ गया, या फिर यहाँ पे कोई तीसरा जुड़ा हुआ, फिर ये ऐसे करके बनाते जाओ भाई, बनाते जाओ, कोई अंत नहीं है। ये बीच बीच में क्या बन रहे हैं, पठार वगैरह बन रहे हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं अरावली के पठार। अरावली से मिले जुले पठार है, अरावली के आसपास है, बीच दो पहाड़ियों के बीच में है, कहीं कैसे है, तो इसलिए इनको क्या कह देंगे हम, अरावली के पठार। अलग से पढ़ लेंगे भाई इनको, अरावली के पठार। पढ़ें क्या? ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे थे उड़िया का पठार, ये तो उड़ा ही रहा है भाई इसको। उड़िया का जो पठार है वो सदर्न अरावली में है, आप सबसे पहले ये लिखना, ये दक्षिणी अरावली में है, इंग्लिश में लिखिए इट्स इन सदर्न अरावली, और उसके ब्रैकेट में आप लिख लेना सिरोही, ये दक्षिण अरावली में सिरोही में है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो आप लिखिए भाई 1360 मीटर, यानी कि पठार की हाइट देखिए एक बार आप, पठार है ये 1360 मीटर का पठार। पठार क्या होता है, पहाड़ से, यानी कि पर्वत पहाड़ जो भी है उससे कम हाइट वाला भाई, उससे तो कम हाइट है, तो ये है पठार। अगर मैं इसको गुरु शिखर बोल दूं, ये है गुरु शिखर, क्योंकि ये भी सिरोही में ही है, सिरोही शिखर। और ये अगर मैं इसको उड़िया का पठार बोल दूं तो कोई दिक्कत है? अब मैं बताता हूँ कि जो उड़िया का पठार है वो गुरु शिखर चोटी के जस्ट नीचे ही है, तो आप इसको एक लाइन की फॉर्म में लिख लीजिए, उड़िया का पठार गुरु शिखर चोटी के नीचे है, उड़िया का पठार गुरु शिखर चोटी के नीचे है या नीचे स्थित है। इंग्लिश में आप लिख लीजिए उड़िया प्लेटो, उड़िया प्लेटो इज जस्ट बिलो द गुरु शिखर माउंटेन, या गुरु शिखर पीक लिख लीजिए, माउंटेन लिख लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये इसकी बात है, और ये जो प्लेटो है इसके बारे में आप एक लाइन और लिखिए कि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा प्लेटो है। आप हिंदी में लिखिए ये राजस्थान का सबसे ऊंचा प्लेटो है, पठार है। इंग्लिश में आप लिखिए इट इज द हाईएस्ट प्लेटो ऑफ राजस्थान। हाइट के बेसिस पे बात चल रही है इसकी। फिर सेकंड जो है आबू ब्लॉक, आप लिखिए अब आबू ब्लॉक, एक खत्म हो जाता है। आबू ब्लॉक, ये जो आबू अरावली थी जिसमें बहुत सारी पहाड़ियां आती हैं, उसी का एक पार्ट है आबू ब्लॉक, जो हम पहले भी डिटेल में देख लिए हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं करेंगे। आबू ब्लॉक यानी कि आबू पर्वत खंड, हिंदी वाले लिखिए आबू पर्वत खंड। अब इसकी सबसे पहली लाइन लिख लीजिए कि ये एक पठार है। आबू ब्लॉक से भी नहीं पता चल रहा है कि पठार है, और ना ही आबू पर्वत खंड से पता चलेगा, तो आप लिखिए ये एक पठार है। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, आप लिखिए ये एक पठार है। सॉरी। फिर उसके बाद में इसके बारे में एक लाइन और लिखिए, जो आबू का शहर है यानी कि टाउन जो है आबू टाउन, वो इसी के ऊपर, आप ये भी लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लो आबू शहर इसी पे स्थित है, टाउन आबू इज ऑन दिस प्लेटो, ये चीज़ भी आप लिख लीजिए भाई। ये बैथोलिथिक स्ट्रक्चर का है, ये भी लिख लीजिए, ये बैथोलिथिक संरचना का है, इट इज लाइक ए बैथोलिथिक स्ट्रक्चर, और इसे इंसेलबर्ग की संज्ञा दी जाती है, हिंदी वाले लिखिए इसको इंसेलबर्ग की संज्ञा दी जाती है, या फिर द्वीपीय पर्वत की संज्ञा दी जाती है, इंसेलबर्ग भी लिखना है आपको प्लीज़। और इंग्लिश वाले लिख लीजिए इट इज़ कंपेयर्ड विद इंसेलबर्ग, ठीक है। और इसके बारे में, इसकी सबसे पहले तो आप हाइट लिखिए भाई, इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 1200 मीटर, और इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए ये भी है सदर्न अरावली में, दक्षिणी अरावली में ही है, देखा था ना हमने। तो सदर्न अरावली में 1200 मीटर का है ये दूसरा पठार हमारे राजस्थान का। उड़िया का पठार सबसे ऊंचा है, क्या देखते हैं कि ये सेकंड ऊंचा है, इससे भी कोई ऊंचा है। इसके अलावा एक बार फिर से आप टोड जी की बात लिखिए, जेम्स टोड लिखिए, जेम्स टोड, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता चल जाएगा। इनकी एक बुक थी भाई एनाल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, हिंदी में भी आप ऐसे लिखेंगे एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इनकी एक बुक का नाम है, जिसमें आप लिखिए
जेम्स टोड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान के अनुसार आबू ब्लॉक को हिंदू आबू ब्लॉक को हिंदू ओलंपस से कंपेयर किया गया भाई। हिंदू ओलंपस या फिर हिंदू ओलंपस। ओलंपस ओलंपिक जैसा सा वर्ड है ना, ओलंपस, ये लिख लीजिए भाई। तो हिंदू ओलंपस क्या होता है? आबू, मैंने आपको बताया था अभी कि मंदिर देवरे बहुत ज़्यादा है उधर, और वैसे ही एक ग्रीस के अंदर एक ओलंपस नाम का एक माउंटेन है, पर्वत है, माउंट ओलंपस जो है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखता है उधर के लिए, उनके लोगों के लिए, भगवान से रिलेटेड या फिर धार्मिक उसको मानते हैं। इसीलिए टोड जी के जच गई कि भाई इसको भी बोल दो, ये हिंदू ओलंपस है, तो इन्होंने बोल दिया भाई, और आपको याद करना पड़ गया। करो करो। तो ये चीज़ है हमारी एनाल्स एंड एंटिकिटीज़, भी आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ याद करवा दी मैंने, और साथ ही साथ में आबू शहर वाली बात भी मैंने आपको बता दी कि आबू शहर इसी पे स्थित है। तो आबू ब्लॉक जो है वो इतना सही है। थर्ड नंबर पे हम चलते हैं। थर्ड नंबर पे आप लिखिए भोराट का पठार। इनसे भी भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं भाई, प्लेटोज से, और जो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन देखी थी उनसे भी। भोराट का पठार भी सदर्न अरावली में ही है, कुछ स्पेशल है नहीं। ज़्यादातर पठार जो आपको देखने के लिए मिलेंगे वो सदर्न अरावली में ही है। तो सदर्न अरावली या फिर दक्षिणी अरावली के अंदर है, उदयपुर में। अब उदयपुर में भी ये कैसे है वो देखिए। उदयपुर के गोगुंदा हिल से, एक सेकंड रुकना, मेनली उदयपुर में होते हुए उदयपुर के गोगुंदा हिल्स, गोगुंदा पहाड़ी, गोगुंदा जो है महाराणा प्रताप जी से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। गोगुंदा हिल्स टू राजसमंद जो है उसके कुंभलगढ़ तक जाती है भाई। कुंभलगढ़ भी इम्पोर्टेंट है, कुंभलगढ़ तक। ये चीज़ है, ये इनके बीच में स्थित है। जैसे मान लेते हैं मैं बोलूँ कि ये है गोगुंदा हिल्स, हिल्स, तो इसी के ही पास में दूसरा जो है, ऐसे करके पहले तो पठार आ जाएगा, ये हमारा भोराट का पठार, और इधर आ जाएगा कुंभलगढ़ हिल्स। ये बीच में आपका कौन आ गया भाई? ये आ गया भोराट, भोराट का पठार। इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट आप लिखना भाई, तब आपको पता चलेगा। इसकी हाइट है 1225 मीटर, यानी कि पठार की ये सेकंड मोस्ट हाईएस्ट पठार है, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए। और अब आप ऊपर जाके एक छोटी सी लाइन उसके बारे में लिख सकते हैं, आबू ब्लॉक के बारे में। ये राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। फिर इस थर्ड, ये किसके बारे में बोल रहा हूँ? आबू वाले के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन भोराट वाले के लिए क्या लिख लेंगे कि ये सेकंड मोस्ट है। तो आप दोनों के लिए ये लाइन्स अपडेट कर लीजिए, तब तक मैं आगे चलता हूँ भाई। ये कुंभलगढ़ वाला है मेरे पीछे जो है, देख लीजिए, कुंभलगढ़ हिल्स। और इसके बारे में एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। ये लिख लिया ना, आ जाऊँ फ्रेम में, ठीक है। तो ये जो भोराट का पठार है, इसी के आसपास कहीं पे आपको जरगा भी देखने के लिए मिलेगी। जरगा हिल जो है, ये मेवाड़ अरावली का सबसे ऊंचा जो है, हमने देखा था अभी, जरगा हिल्स। तो आप ये भी लाइन लिख लेना, जरगा हिल्स, जो कि मेवाड़ अरावली का भाग है, ये भोराट के पठार के क्षेत्र में ही पाया जाता है। जरगा हिल्स या जरगा पहाड़ी, जो कि मेवाड़ अरावली का भाग है, ये भी भोराट के पठार के क्षेत्र में ही पाया जाता है। इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा, जरगा हिल्स विच आर पार्ट ऑफ मेवाड़ अरावली फाउंड इन दिस भोराट प्लेटो रीजन। भोराट प्लेटो रीजन। सबसे बड़ा कौन सा है भाई? उड़िया का पठार। उड़ गया भाई, उड़ते 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 सबसे ऊंचा हो गया ये। दूसरे नंबर पे भोराट का पठार, ए आ रहा है, टे से टू याद कर लीजिए। तीसरे नंबर पे हमारे पास में आ रहा था आबू वाला, ABU लिखा था मैंने, थर्ड, तीन ही अक्षर है, तीन ही थर्ड नंबर पे आता है। तो ये एक फर्जी सी ट्रिक बन गई। तो आगे चल लें क्या? इतना ही है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा। चौथे नंबर पे आप हेडिंग डालना मेरे सामने, भोमट, भोमट का पठार, भोमट
प्लेटो। देखिए भोमट प्लेटो कोई एक अकेला प्लेटो नहीं है, भोमट की पहाड़ियाँ भी है। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ियाँ सी है, इनके ही बीच में कहीं ना कहीं ये इनको काट रहा नहीं है। जैसे अगर मैं इसका ऊपर से बनाऊँ, जैसे मान लेते हैं ये पठार था, इसके इधर भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी, ये भोमट की पहाड़ियाँ कहलाती है और ये भोमट का पठार हो गया भाई। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है। आपको एक इमेजिनेशन समझ में आई क्या? तो भोमट के पहाड़ियों के साथ में पठार रीजन भी है। और ये कहाँ पे है? सबसे पहले तो ये लिखिए, आप ये लिखना, हिंदी वाले लिखना पहले, कि भोमट का पठार तथा भोमट की पहाड़ियाँ, भोमट का पठार तथा भोमट की पहाड़ियाँ उदयपुर तथा डूंगरपुर के मध्य स्थित है। भोमट का पठार तथा भोमट की पहाड़ियाँ उदयपुर तथा डूंगरपुर के मध्य स्थित है। इंग्लिश वाले लिखना, भोमट प्लेटो एंड हिल्स, भोमट प्लेटो एंड हिल्स आर लोकेटेड बिटवीन उदयपुर एंड डूंगरपुर, लोकेटेड बिटवीन उदयपुर एंड डूंगरपुर। देखिए आगे हम जब पढ़ेंगे किसान आंदोलन वगैरह पढ़ेंगे या जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, तब हम एक ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे। हमारी राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइब जो है वो है भील। भील जो जनजाति है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे निवास करती है। तो आप एक बार के लिए तो इतना लिख लीजिए, भील जनजाति सबसे ज़्यादा यहाँ निवास करती है। इंग्लिश में आप लिखना, भील ट्राइब इज मोस्टली फाउंड हियर या अबंडेंट हियर। फिर उसके बाद में 5वें नंबर पे आप लिखना एक और पठार। अब छोटे छोटे हैं थोड़े से, इंपॉर्टेंट वंस थोड़े खत्म हो गए। लसाड़िया का पठार भाई, लसाड़िया का पठार या लसाड़िया प्लेटो, लसाड़िया प्लेटो। ठीक है भाई, लिख लीजिए भाई, ये नाम लिखिए। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ, हल्की सी। अगर ये राजस्थान है नीचे से और यहाँ कहीं उदयपुर है, मान लेते हैं एक बार के लिए, एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं उदयपुर का। तो ये उदयपुर अगर है ना, उदयपुर से काटा गया सलूम्बर, सलूम्बर काटा गया, तो उदयपुर का जो भी सलूम्बर वाले पार्ट में चीज़ें थी वो सलूम्बर में चली गई, उदयपुर में नहीं रही। तो उदयपुर के भी सलूम्बर में एक झील आती है, यानी कि अब सलूम्बर नया जिला है, उदयपुर के साथ में नहीं जोड़ सकते। यहाँ पे एक झील आती है जिसका नाम है भाई जयसमंद झील। पहले उदयपुर में आती थी, अब आज की तारीख में इसको नए मैप्स के अकॉर्डिंग, नए जिलों के अकॉर्डिंग तो क्या बोल देंगे, सलूम्बर की है भाई, तू ये बोल दो इसको। तो सलूम्बर के अंदर ये जो झील आती है जयसमंद झील, इसके भी उत्तर में, मेनली तो उत्तर, कई कई जगह पे ऐसे भी लिखा हुआ है, सॉरी नहीं उत्तर नहीं, पूर्व, कई कई जगह पे उत्तर पूर्व भी लिखा हुआ है। आप क्या लिखेंगे, लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के, लिखना स्टार्ट कीजिए भाई, लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के उत्तर पूर्व में, और ब्रैकेट में सिर्फ पूर्व लिख लो, उत्तर पूर्व में स्थित है। इंग्लिश में लिखिए भाई, लसाड़िया प्लेटो इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ, नॉर्थ ईस्ट के ब्रैकेट में आप ईस्ट भी लिख लेना अकेले, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ जयसमंद लेक या फिर लेक जयसमंद, ये लिख लिया। फिर उसके बाद में ये पठार ही तो है, पठार भी कैसी कंडीशन में, ये बेडलैंड कंडीशन में। आप इंग्लिश में पहले लिखिए, इट इज ए बेडलैंड प्लेटो, बेड प्लेटो, यानी कि बैड है ये, मतलब सही नहीं है, मतलब खराब हो चुका है। कोई ऐसी जगह समझिए, जैसे मान लो मैं आपको एक बहुत बड़ी ऐसे पट्टी दे दूं, 3D में बनाऊं क्या, टाइम पास कितना ही करवा लो सर आपसे, है ना। ये पठार समझ लीजिए, यहाँ कहीं पहाड़ है और यहाँ कहीं ग्राउंड है। तो आपको एक आइडिया लगा भाई, ये एक ऐसी सी चीज़ मैं बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। अब मान लेते हैं इसके ऊपर बहुत बड़ा वजन डाल के मैं इसको हथौड़ी से मार रहा हूँ, इसको पीट रहा हूँ। ये एक प्रकार की एक सिल्ली समझ लीजिए पत्थर की। इसको तोड़ते हैं तो इसके अंदर क्रैक्स बन जाएंगे, कहीं ना कहीं से गायब भी हो जाएगी। इस हिसाब से अजीब सी नहीं हो जाएगी क्या ये? इसको बोलते हैं बैड लैंड, मतलब एक ऐसा लैंड जो खराब हो चुका है, बैड है। लेकिन ये पठार है इसलिए इसको बोल देते हैं बैड लैंड प्लेटो। एक चीज़ तो ये, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में इसका नाम थोड़ा और ही शानदार है, उत, सॉरी भाई, उत्खात, उत्खात पठार, उत्खात स्थलाकृति भी बोल सकते हैं, उत्खात पठार ही बोल दो भाई, पठार है तो ये बैडलैंड है। आपको समझ में आया बैडलैंड क्या होता है? तो आप इसके बारे में लिखना, इट्स ए बैडलैंड प्लेटो, या हिंदी में आप इसके लिए लिखिए कि ये एक प्रकार का
कटा फटा उत्खात पठार है। और इसके वो तो लिख ही लिया था हमने कि ये सेलुम्बर के अंदर है भाई, सेलुम्बर है मेनली, और थोड़ा सा ना यहाँ पे ये मान लीजिए लसाड़िया का पठार है, तो थोड़ा सा प्रतापगढ़ भी टच करता है भाई। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको जरा सा प्रतापगढ़ टच करता है कि नहीं करता, लेकिन बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद में मैंने एक प्लेटो बताया था, पीडमोंट प्लेटो। ऐसे ही एक जनरल आइडिया दिया था। पीडमोंट क्या होता है आप मुझे याद करके बता सकते हैं क्या? वैसे तो मुझे बताना ही पड़ेगा वरना तो मैं सस्पेंस छोड़ देता। पीडमोंट प्लेटो या पीडमोंट पठार? पीडमोंट पठार, अगर कोई पहाड़ है उसके जस्ट फुट पे, ये पहाड़ पूरा था, इसके फुट पे अगर कोई पठार है उसको पीडमोंट प्लेटो बोलते हैं। आप सिंपल से इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लिख लीजिए आप देवगढ़। देवगढ़ में जो पठार है वो इसी का एग्जांपल है। राजसमंद आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, राजसमंद भाई। और यहाँ से बनास नदी निकलती है, तो आप ये भी लाइन लिख लेना, यहाँ से बनास नदी निकलती है, बनास रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर। यहाँ तक की चीज़ें आप लिख ली क्या? ओके। 7वें नंबर पे हमारे पास में फिर आ जाता है मेसा का पठार। मेसा प्लेटो लिख लीजिए, प्लेटो या मेसा का पठार लिखिए भाई। मेसा क्या है? एक और पठार है, पठार है मान लेते हैं भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया दुर्ग है, मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट दुर्ग है, जिसका नाम है चित्तौड़ दुर्ग। तो भाई ये चित्तौड़ का जो दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग, दुर्ग ये किस पे है? मेसा के पठार पे है भाई, मेसा का पठार, जिसकी हाइट कितनी आती है? 630 मीटर। अब हुई ना थोड़ी सी कम हाइट वाली बात है। तो ये मेसा का पठार है, 630 मीटर है, फिर भी वही आधे किलोमीटर से तो ज़्यादा ही ऊंचा है। यहाँ पे है हमारा चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़ के दुर्ग के लिए एक चीज़ और लिखिए, देखिए क्या होता है, ये कोई नदी बह रही है, सुनना मेरी बात, ये नदी बह रही है, इसी के साथ में कोई एक नदी और आ रही थी, इधर से आ रही थी भाई, मान लेते हैं नदी ए नदी बी, ये दोनों आपस में मिल गई, इनका पानी मिल गया, फिर एक नदी सी बन जाती है। एक बार के लिए समझना, नदी तो ए और बी से ही बनी है, कोई ऐसे अलग से कोई बात नहीं है, लेकिन ये नदियों का एक संगम हो गया क्या, दो नदियां मिल गई, संगम हो गया दो नदियों का। तो इस संगम पॉइंट पे अगर कोई चीज़ हो तो उसको मेंशन करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। तो वैसी सी कुछ बात हमारे चित्तौड़ के दुर्ग के साथ में भी है भाई, चित्तौड़ का दुर्ग मान लेते हैं इसको। अगर ये चित्तौड़ का दुर्ग यहाँ कहीं है दो नदियों के संगम के बीच में, तो इस नदी का नाम तो होता है बेड़च, और इस नदी का नाम क्या हो जाता है भाई? गंभीरी। काफ़ी गंभीर बातें चल रही हैं यहाँ पे। और मैं आ गया इसके आगे। तो गंभीरी नदी, अब मैं क्या लिखवाना चाह रहा था, पहले तो मैं समझाना चाह रहा था कि नदियों का संगम, वहाँ पे अगर कोई चीज़ हो तो ऐसे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लिखना कि चित्तौड़ दुर्ग बेड़च तथा गंभीरी नदी के संगम पे है। चित्तौड़ दुर्ग बेड़च तथा गंभीरी नदी के संगम पे है। इंग्लिश में आप लिखना, इंग्लिश में आप लिखना चित्तौड़ फोर्ट, चित्तौड़ फोर्ट इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर बेड़च एंड गंभीरी। इंग्लिश में लिख देता हूँ भाई, बेड़च को ऐसे लिखना है भाई, बेड़च, आर लगाना है, या फिर आप डी भी लगा दोगे तो आपको कोई मारेगा नहीं। गंभीरी ऐसे लिखता है भाई, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई क्या? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है मेसा के पठार के ऊपर है, जो कि 630 मीटर का है, और उसको बेड़च और गंभीरी नदी के ये बीच में है भाई, कन्फ्लुएंस पे है या फिर संगम पे है। और फिर हम एक और पठार देख लेते हैं जल्दी से। 8 नंबर का पठार हमारे पास में आ जाता है मानदेसरा का पठार। ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, सारे। मानदेसरा का पठार या फिर मानदेसरा प्लेटो, इसके बारे में छोटा सा लिख दीजिए, चित्तौड़ के अंदर है भाई, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, लिख दो भाई, इंग्लिश में लिख दो भाई, मानदेसरा। 9th नंबर पे हमारे पास में आ जाएगा धीरा जी, धीरा जी, धीरा जी, ये है चित्तौड़ में। कोई नई बात है क्या? नहीं। तो फिर नई बात कर लेते हैं। अब आप हेडिंग डालना एक और नया पठार जिसका नाम है
ऊपर माल का पठार, ऊपर माल, माल मैंने आपको बताया था वैसे भी पठार के लिए यूज करते हैं। मरु और मेरू किसको कहते हैं ये बताना मुझे। ऊपर माल का जो पठार है, या ऊपर माल प्लेटो जो है, वो हेडिंग डालिए भाई। अब आप इसके बारे में एक दो लाइन लिखेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये आपके बिजोलिया किसान आंदोलन जब आएगा, किसान आंदोलन पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग किसान आंदोलन रहा था, काफ़ी सालों तक चला। और सबसे खास बात यह है कि वहाँ पे एक भी वायलेंस नहीं हुई, वरना जबकि आंदोलन चलाते हैं तो कोई लाठीचार्ज हो जाना या फिर किसी की मौत हो जाना, है ना, ऐसी चीज़ें काफ़ी स्वाभाविक सी हो जाती है वायलेंट होते हुए, क्योंकि लोग आक्रोश में आ ही जाते हैं, या फिर लोग नहीं आए तो आंदोलन को दबाने वाले लोग जो होते हैं वो उनको अलग अलग तरीक़ों से ट्राई करते हैं। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे भाई। तो ये है भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में ही पड़ता है भाई, से बिजोलिया तक, फ्रॉम भैंसरोडगढ़ ऑफ चित्तौड़ टू बिजोलिया ऑफ भीलवाड़ा, बी से बिजोलिया, बी से भीलवाड़ा, ठीक है। मेरे पीछे जो है वो भीलवाड़ा है, ये चीज़ लिख लीजिए। ये चित्तौड़गढ़ का, ये भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक विस्तृत है। इट इज़ स्प्रेडेड फ्रॉम भैंसरोडगढ़ टू बिजोलिया। भैंसरोडगढ़ को इंग्लिश में लिख लीजिए भाई आप, रोडगढ़ टू बिजोलिया। ये बात इनके बारे में आप लिख लो भाई। फिर इसके बारे में ये चीज़ें और लिख लीजिए आपकी, ये एक प्रकार का लावा पठार है, यानी कि, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये लावा, आप लिखना हिंदी में लिखना भाई, ये लावा से निर्मित पठार है, ये लावा से निर्मित पठार है। ब्रैकेट में इसके बाद में लिख लीजिए बेसाल्ट लावा, बेसाल्ट है BASALT, सॉल्ट जो होता है ना, बेसाल्ट। इंग्लिश वाले भी लिख लो भाई, इट इज़ मेड फ्रॉम लावा। कौन सा है वो आप इसके ब्रैकेट में लिख लेना भाई। और एक चीज़ और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लिख लेना कि ये जो ऊपर माल का, आप लिखना ऊपर माल का पठार हाड़ौती के पठार का भाग है, हाड़ौती का पठार, ठीक है। ऊपर माल का पठार हाड़ौती के पठार का ही भाग है, जिस पर कुराल नदी बहती है। कुरान नहीं, कुराल, कुराल नदी बहती है। इंग्लिश में आप लिखना ऊपर माल प्लेटो इज पार्ट ऑफ हाड़ौती प्लेटो ऑन विच कुराल रिवर फ्लोज, कुराल रिवर फ्लोज। ये चीज़ आप लिख लो तो हम आगे चलते हैं एक और प्लेटो पे। काफ़ी प्लेटो पढ़ा दिए भाई, क्या करें यार, एग्ज़ाम में आते हैं। तो उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है बीजासन, बीजासन का पठार, बीजासन, ठीक है। इसके बारे में आप इतना सा लिख लीजिए कि ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में भाई, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भी इंपॉर्टेंट है, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ और लिख लीजिए, वो है, हाँ लास्ट चीज़ आ गई है, ट्रास्का एंड कंकनवाड़ी प्लेटो। हिंदी वाले लिखिए भाई क्रॉस का। देखिए अब तक जितने भी हैं, इससे ऊपर जितने भी देखे ना हमने, वो सारे एक बार के लिए एक रीडिंग भी हो जाएगी आपकी, देखना भाई। सबसे पहले अगर हमने ये देखा था उड़िया का पठार, ये सिरोही के अंदर है, यानी कि सदर्न अरावली में भाई। आबू ब्लॉक है, ये भी सदर्न अरावली में है। फिर तीसरे नंबर पे हमने भोराट का पठार देखा, सदर्न अरावली। चौथा भोमट का पठार देखा, लगभग इसमें क्या आ रहा था, भोमट के पठार में उदयपुर और डूंगरपुर वाली बातें आ रही थी, सदर्न साइड, ठीक है। फिर से लसाड़िया का प्लेटो, सलूम्बर समझ लो, तो भी सदर्न ही है। फिर उसके बाद में पीडमोंट प्लेटो में राजसमंद है, देवगढ़ वाला, तो वो भी सदर्न ही है। मेसा वाला चित्तौड़गढ़ सदर्न है, अगेन सदर्न। मानदेसरा ये सब सदर्न, धीरज जी, धीरा जी, ये जो भी सदर्न है। ऊपर माल है, ये भी लगभग चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा ये सदर्न ही है। बच गया लास्ट का ये एक बीजासन, ये भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में था। अब ये क्रांस का जो है ना, क्रांस का एंड कंकनवाड़ी, ये एकमात्र ऐसा आप लिख लो, ये अलवर के अंदर है भाई। अलवर में भी सरिस्का अभ्यारण्य जो है, सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर ये है।
सरिस्का, इंग्लिश वाले भी लिख लीजिए भाई, सरिस्का सेंचुरी। ये जब हम वन्य जीव और ये सब पढ़ेंगे तब देखेंगे ये क्या है, क्यों है, और कौन सी पहली है, कौन सी दूसरी है, तीसरी है, ये चीज़ देखेंगे हम इसमें। फिर ये नॉर्थ अरावली में है, लिखना भाई, अलग से लिखना, एक लाइन लिखना है यहाँ पे, ये ये उत्तरी अरावली में है, या फिर हिंदी और इंग्लिश वाला लिखना, इट इज़ इन नॉर्थ अरावली। अब एक लाइन और लिखना आप, इस प्लेटो पे, इस पठार पे, इस पठार पे कांकणवाड़ी दुर्ग तथा, इस पठार पे कांकणवाड़ी दुर्ग तथा भानगढ़ दुर्ग है। भानगढ़ का नाम सुना है क्या आपने? कांकणवाड़ी दुर्ग तथा भानगढ़ दुर्ग है। और जो कांकणवाड़ी आप लिखो उसके ब्रैकेट में लिख लेना एक लाइन करके कि जब औरंगजेब की लड़ाई हुई थी उसके लिए, तख्त के लिए, अपने भाइयों से, 4 भाई थे, ये लड़े थे, पूजा वगैरह और ये दारा शिको ये सब। तो दारा शिको जो है ये सबका फेवरेट था भाई, और सबसे बड़ा भी था दारा शिको। इसको छल कपट से मारना था, और इसको जब कैप्चर कर लेता है औरंगजेब, ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब आएगा ना, राजस्थान की हिस्ट्री देखेंगे तो इसमें भी टच होता है ये। तब हम देखेंगे दारा शिको और औरंगजेब के बीच में कैसी कैसी लड़ाइयाँ हुई थी, और कैसे छल से इसको पकड़ लिया, तो उसके बाद में इसको जान से ही मार देते हैं भाई। ये दारा शिको काफ़ी एक बढ़िया एग्जाम्पल है जो हमें ये सिखाता है कि किसी भी धर्म का मतलब होता है कि हमारे भगवान ने या फिर कोई भी जो हमारे परमात्मा है वो हमें ये सिखाते हैं कि नेकी के रास्ते पे चलो। अल्टीमेट जो हमारे सभी धर्मों का मकसद होता है वो यही होता है। तो ये दारा शिको कुछ इस प्रकार के थे, और जो औरंगजेब है उनको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं थी, और साथ ही साथ में उनको तख्त भी जीतना था। तो उस चक्कर में इनको जो गिरफ्तार करते हैं वो कांकणवाड़ी दुर्ग में इनको रखते हैं। तो आप ये वाली लाइन भी मेंशन कर लीजिए। इंग्लिश वाले अब लिखना स्टार्ट कीजिए, कांकणवाड़ी फोर्ट एंड भानगढ़ फोर्ट आर ऑन दिस प्लेटो। और फिर कांकणवाड़ी के ब्रैकेट में लिख लेना, औरंगजेब कैप्चर्ड, औरंगजेब AU जेब कैप्चर्ड दारा शिको इन द कांकणवाड़ी फोर्ट। तो यहाँ पे हमारे सारे वो पूरे हो जाते हैं, प्लेटोज वगैरह पूरे हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, ये जितने भी बेसिक अरावली के बारे में हमने बातें देखी ये पूरी हो जाती है। इसी के साथ में एक टॉपिक हमारा पूरा हो जाता है, तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर चले गए अपन, वो है राजस्थान की जो सेकंड भौतिक प्रदेश है। मैंने ना यहाँ पे वो चीज़ें नहीं लिखी है भाई, ये कितने % एरिया में है, वो एक टेबल बना के दी थी आपको। आप मुझे बताइए अरावली कितने प्रतिशत तो क्षेत्रफल में फैली हुई है, जैसे वो 61.11 था ना, वैसे ये बताओ मुझे कितनी है। आप बता दोगे वैसे तो मुझे पता, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन मैंने नहीं पूछ लिया। और दूसरा इसका कितने पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है वो भी मुझे बताओ। और उसके बाद में हमने अरावली में जितनी भी चीज़ें देखी, मैं ये इसकी डायग्राम बनाया, इस डायग्राम से आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है। फिर ये देखा कि ये मिनी कोई द्वीप, गर्भगृह जो है, यूटेराइन चैम्बर, या फिर क्या बोला था, अरावली का पिता, ये कौन है भाई, किसने बताया, AM हेरोन ने ऐसी बातें क्यों करी। और उसके बाद में ये देखा भाई नॉर्थ अरावली कहाँ से कहाँ है। फिर उसके बाद में मिड अरावली देखा, मिड अरावली के बाद में सदर्न अरावली को 2 पार्ट्स में पढ़ा। और उसके बाद में हमने देखने स्टार्ट कर दिए भाई प्लेटो, अलग 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 प्लेटो। तो यहाँ तक का आपको होपफुली समझ में आया होगा बढ़िया से। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक तो देखेंगे दर्रे क्या होते हैं। दर्रे बेसिकली मैं बता जाता हूँ आपको दर्रे क्या होते हैं, फिर हम कल स्टार्ट करेंगे दर्रों से, और दर्रों के बाद में हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं अरावली की। हम ये भी देखेंगे उत्तर में कौन सी है, दक्षिण में कौन सी है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, और उनकी जब हम 2-3 बार आप पढ़ लोगे ना, तब उसकी एक ट्रिक भी बना के दूंगा मैं आपको बढ़िया सी, ताकि आपको वो ढंग से याद हो जाए। दर्रे क्या होते हैं वो समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हैं बहुत सारे पहाड़, ठीक है भाई। अब कोई पहाड़ है लेकिन आपका घर है यहाँ पे, लगभग ये वाला ग्राउंड वाला एरिया है, यहाँ पे आपका घर है भाई, ठीक है भाई, जैसा भी आपका घर है ये। अब घर में आप हो, आप सारे दिन क्या चलाते हो, मोबाइल। मोबाइल में क्या देखते हो, रील्स देखते हो। रील्स देखते हो, आपके पिताजी को आया गुस्सा, और उन्होंने क्या किया, आपका फ़ोन लिया और फेंक दिया पहाड़ के उस साइड, फेंक दिया भाई। आपके तो अब जीना मुश्किल, इसके बिना ज़िंदगी नहीं है अब। तो क्या करे भाई, क्या करे, पापा को तो कुछ कह नहीं सकते, या कह दोगे क्या, नहीं। तो फिर क्या करोगे, आप इसको तोड़ना शुरू करोगे। ये जो पहाड़ है
कि भाई मेरे को तो मेरा फ़ोन चाहिए, रील्स देखनी है भाई, ट्रेंड मिस ना हो जाए, मैं पीछे छूट जाऊँगा, फोमो हो जाएगा मुझे, फोमो। ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता है? तो ठीक है भाई, शायद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। ये फ़ोन आपका गिरा है, आपने पहाड़ को तोड़ दिया या फिर आपने पहाड़ को एकदम निम्न स्तर पे ले आए, जिससे क्या है कि अब आपको एक श्रृंखला के मतलब पहाड़ के इस साइड से उधर जाने में आसानी होती है भाई। यानी कि ये एक प्रकार का आपने छोटी-सी नाल बना दी, दर्रा बना देखिए नाल की शेप में नहीं है क्या? घोड़े की नाल ऐसी-सी तो होती है, लगभग ऐसी-सी तो होती है भाई। घोड़े की नाल तो नहीं देखी, लेटेस्ट रील्स सारी देखी हुई है। हाँ, तो ठीक है। ये ऐसी-सी होती है इसलिए इसको बोलते हैं नाल। ये पास है, मतलब इससे पास हो सकते हो, पढ़ाई में पास नहीं, गुज़र सकते हो, तो वो वाली चीज़ भी है। तो हाँ, मतलब 2 पहाड़ एक साइड से दूसरी साइड जाना भाई सिंपली मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, इसको कहीं कोल भी बोलते हैं, इसको ला भी बोलते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर वाली साइड में अलग-अलग है, आंगलांगला, पता नहीं जालीपला, ऐसे अजीब-अजीब से नाम है वहाँ पे। तो ये ला या कोल या पास या फिर दर्रे, अब आपको समझ में आए? आपका दर्द मैंने समझाया मोबाइल वाला, तब आपको समझ में आ गया होगा कि दर्रे क्या होते हैं। अब दर्रों का भी एक बढ़िया सा डायग्राम बनाएँगे, जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो ही लेंगे। फालतू के दर्रे हज़ार हैं, तो सारे याद करने नहीं बैठेंगे और इम्पोर्टेंट है वो सारे कवर कर लेंगे। और इसी के साथ में ये क्लास करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक बढ़िया से पढ़ते रहिए भई, और कुछ डाउट्स हो तो उस टेलीग्राम चैनल को मैंने क्यों बनाया है, हैं? तो उसको उस पे जाके कोई डाउट्स पूछिए, आपकी कोई क्वेरी है वो पूछिए, अपन सॉल्व कर लेंगे मिलके, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई फिर, ठीक है?